आज अगर हम किसी को भी मुस्कुरा कर देखेंगे ना तो वो सदका है। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और उनके पास अपना एक विजन, एक मिशन है। अगर कोई कंपनी मुझसे रब्ता करेगी तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी इसको मार्केट में लॉन्च। जो इस फील्ड में आएंगे ना, जो पैशन है, अब हम 18-18 घंटे काम करते हैं, मज़ा आ रहा होता है। ये वो 9 to 5 है ही नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया बोल है में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मेरे साथ हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा सहरिश ज़ुहैब। जी, सहरिश ज़ुहैब आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम दुनिया बोल है आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह आज का शो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आगाज़ हम करते हैं कोट ऑफ द डे से। हमारी कोशिश होती है कि वो अच्छी बात आपके साथ शेयर की जाए। जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है और आज अगर हम किसी को भी मुस्कुरा कर देखेंगे ना तो वो सदका है। जुम्मे को भी लोग सदका करते हैं, तो अगर आपने कोई माली सदका वैसे नहीं करना तो भाई ऐसे ही किसी को मुस्कुरा के देख लें। अक्सर आप आमतौर पे देखते हैं ना कि कभी हम बाहर किसी मार्केट में अगर हम कहीं से गुजर रहे हों तो किसी से अगर आपकी नज़र मिल जाए तो कोई मुस्कुरा के देखता है। समटाइम हम एकदम से खुद भी मुस्कुरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार कितना खुश इखलाक इंसान था कि उसने बस देखा और मुस्कुरा दिया। और लेकिन इसका नुकसान भी होता है। नहीं अगर हाँ, इसका नुकसान भी हो रहा है। इसका नुकसान ये होता है कि किसी को देख के कोई मुस्कुरा रहा है तो वो कहते क्या मसला है यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तो वो अगर कोई अगर कोई लड़का मुस्कुरा रहा हो किसी लड़की को देख के तो फिर तो समझ आती है प्रॉब्लम होगा। और अगर कोई लड़का लड़के को ही देख के मुस्कुरा रहा है तो तब भी प्रॉब्लम होगा। उसको कहेगा भैया तुझे मसला क्या है, इशू क्या है? तो ये इसलिए अच्छा, लेकिन मुझे पता है कब बुरा महसूस होता है जब मैं किसी को मुस्कुरा के देखूं और आगे से किसी का मिजाज बड़ा करख्त टाइप हो ना और वो फौरन सीरियस ही रहे तो मैं कहती हूँ ओहो ये तो कुछ अजीब सा हो गया। थोड़ा अजीब भी हो जाता है समटाइम। लेकिन लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी खबर की जानिब बढ़ेंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है। ईरान के गैर जिम्मेदाराना अमल का जिम्मेदाराना और नपा-तुला रद्द अमल। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद। पूरी कौम अपनी अफवाज पर नाज कर रही है, मुत्तहिद है और सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की पुश्त पर खड़ी है। इलेक्शन की गहमा गहमी अपने उरूज पर। कराची के हल्का NA 234 के आवाम को उम्मीदवारों से उम्मीदें क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 1998 में हाईजैक किए जाने वाले तैयारे में क्या कुछ हुआ। फ्लाइट 544 की कहानी का वो सच जो अब तक छुपा था अब बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने आने वाला है। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर आतिफ अली से मुलाकात कराएंगे। और सिंध के गरीब बच्चों को मयारी तालीम देने का मिशन। कम वसाइल के बावजूद सिंध के हिंदू नौजवान का अमन स्कूल बच्चों के लिए इल्म की शम्मा जलाए हुए हैं। बहुत दिलचस्प खबरें हैं जिन पर आज डिटेल में बात होगी और आपकी मुलाकात बहुत से ज़बरदस्त शख्सियात मेहमानों से होने वाली है, तो लिहाजा आपने अपनी सीट नहीं छोड़नी, टीवी देखते रहना है। अब हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं और पहला ट्रेंड जो है वो है #ईरान। क्योंकि एक्स पर ये ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि ईरान की जारहियत पर पाकिस्तान का भरपूर जवाबी वार और पाकिस्तान का ऑपरेशन मर्ग बरसर मचार में कलदम BLA और BLF के खुफिया ठिकानों को तबाह किया गया। बड़ा कैलकुलेटेड ये ऑपरेशन हुआ और अवाम को भी कुछ इत्मीनान हुआ कि अगर दुश्मन या फिर कोई भी पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का कंडा इस्तेमाल करेगा तो जवाब भरपूर मिलेगा। बिल्कुल, और उसका अमली मुजाहिरा हमने कल देखा भी है और पूरी दुनिया में इस बात को सराहा गया कि पाकिस्तान के पास जो हक था उसका इस्तेमाल किया गया। और सबसे अहम बात है कि ख़ुद ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने तस्लीम किया कि वहाँ पर जो होने वाला हमला है उसमें ईरानी लोग नहीं थे, वही लोग थे जिनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने टारगेट किया था और टारगेट के बाद उनको मारा। और ये वो लोग थे जो पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों पर पाकिस्तानी अफवाज में हमलों में मुलव्वस थे और पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ये शामिल थे। उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ईरान की जानिब से जो ये जारहाना इकदाम था उस पर पूरी दुनिया में बहरहाल तशवीश थी कि ये बहुत गलत किया गया कि जब मल्टीलैटरल
गुफ्तगू के मुख्तलिफ फॉरम्स मौजूद हैं, उसके बावजूद इस किस्म की हरकत करना बिल्कुल बहुत ही गलत मुदस्सिर, और लेकिन अब खतरनाक। इस ऑपरेशन जो कि मर्ग बरसर मचार है, इसके बाद की सूरत हाल पर गौर करने के लिए भी अब कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। और इस ट्रेंड में सारिफीन पाक फौज से अपनी मोहब्बतों का इजहार करने और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज का साथ देने के लिए पुराज़्म दिखाई दे रहे। तकरीबन 6 लाख से ज़ायद सारिफीन हैं जो इस पर पोस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, और मुझे याद है कल इसी में जब मैंने पोस्ट किया तो मैं सोच रहा था क्या किया जाए, तो मैंने बात लिखी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दूसरा ट्रेंड है जी हैशटैग आजम खान। पाकिस्तानी बल्लेबाज आजम खान ट्रेंड में शामिल है। क्राइस्ट चर्च में आपको पता है चौथा T20 मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, और आजम खान की जगह साहबजादा फरहान को अभी टीम में शामिल किया गया है। शाहीन शाह की क़यादत में ये प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम और फ़खर जमान शामिल हैं। और ये भी आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने मुसलसल 3 T20 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी जो है वो हासिल कर ली। वैसे आपको आज के मैच से क्या तवक्को है? अच्छा, मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं, मुझे वही बिल्कुल सेम मैच जैसे पहले 3 हुए हैं वैसे ही लग रहा है, और उन मैचेस का जैसे नतीजा है, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरी तरह से छाई हुई थी। पाकिस्तान के बाद बहरहाल कोई है नहीं है कि सीरीज़ तो हार गए हैं, चल जोर लगा के मैच वाइट जीत लिया वॉश तो ना जाए। होना एटलीस्ट। हाँ, मैच जीत लिया जाए, इसलिए थोड़ा कोशिश की जाएगी, लेकिन आप पूरे के पूरे उसमें सीरीज़ में देखें कि जिस अच्छा, तरह से साथ चाहिए ना एक बल्लेबाज का, वो नहीं मुझे मिल रहा एक बात बाबर और समझ नहीं आई कि जब आपने ये देख लिया कि आपका फील्डिंग का फैसला जो है वो नहीं सही साबित हो रहा, एक बार, 5 दो बार, मैचेस 3 हैं, बार। क्यों आप उसको चेंज नहीं कर रहे? पता नहीं, खैर इसके पीछे क्या कोई प्रेशर है, ओवरऑल क्या किसी और की थिंकिंग है जिस पर कार फरमा शाहीन शाह हैं। हम इस पर बात करेंगे आगे चलकर। अभी हमें बात करनी एक और अहम मामले पर, जो कि है जी इलेक्शन से मुतालिक। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से ठीक 3 हफ्ते पहले सरहदी सूरत हाल अचानक बिगड़ गई है, और इलेक्शन से बिल्कुल पहले की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान ने ईरानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी का जवाब ईरान को 36 घंटों के अंदर दिया है, और ईरान में एक सरहदी गाँव में बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के मुताबिक ठिकानों को मुदस्सिर निशाना बनाया। और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त का। आप सफारती सतह पर वसी तजुर्बा रखते हैं, फिर वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। ईरान से ताल्लुकात पर आपकी अच्छी ग्रिप है, हमारे हमेशा से ईरान से ताल्लुकात बरादराना रहे हैं, फिर ये अचानक हुआ क्या है? किस चीज़ ने ईरान को इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल पर मजबूर किया, और इस पर हमने जो रद्द-ए-अमल दिया, इस सारी सूरत हाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं हो, बातचीत से तो ईरान को बिल्कुल सोचना चाहिए था जब उन्होंने हमला किया है। जब पाकिस्तान ने देखें, बड़ा एक प्रोपोर्शनेट और टारगेटेड हमला है। ईरानी भी मान रहे हैं कि ये गैर ईरानी है जो मारे गए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि पहले 9 की खबर आई, फिर 7 की खबर आई, लेकिन 7 उनकी मीडिया ने कहा गैर ईरानी मारे गए हैं। तो फिर गैर ईरानी क्या कर रहे थे? कोई हेल्थ रिजॉर्ट तो नहीं है, बियाबान में बैठे हुए थे गैर ईरानी। पहले हिजाब था, कहा नहीं जा रहा था, शर्मा शर्मी थी, पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात थे, और इंशाल्लाह रहेंगे। ये जो भी कुछ हुआ है बीच में, क्योंकि ये सदियों के ताल्लुकात हैं, ये सदियों पे मुहित हैं, कल्चरल, रिलीजियस, हर किस्म के ताल्लुकात हैं। और हमारी ज़बान और उनकी ज़बान में बड़ी मुमासलत है। हमारे बड़े बड़े जो पोइट्स हैं, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, शुरू में ये फ़ारसी में पोइट करते थे। मिर्ज़ा गालिब भी, उनकी जो उनका पहला जो दीवान है वो भी फ़ारसी में है। मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही जब इतने, और वो बड़ी खुशी से मुझे बताया करते थे, मैं ईरान जाता था, इकबाल लाहौरी, अपने ख़ास तलफ़ुज़ में इकबाल लाहौरी की बहुत वो इज़्ज़त करते थे और तारीफ़ करते थे। और मुझे, और पाकिस्तान के बहुत से जो यहाँ से लोग मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं, ईरान भी जाते हैं, इराक़ भी जाते हैं, बिल्कुल ये तो अजीब व गरीब चीज़ है। उन्होंने कहा हमला जो यहाँ किया, भैया हमला करना है तो आप, ये तो सालों से चल रहा है। हमने पहले जो हेड थे जुंदुल्ला इसका के, मतलब अब ये है कि सूरत हाल मजीद कशीदा नहीं होगी आपके ख्याल में? अब मजीद रद्द-ए-अमल मुतवक्की नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, ऐसा ही है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कैसे रहेगा, ये तो मैं उनकी माइंड तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना।
पहले जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गैर मुतवक्के था। और मेरा एक्सप्लेनेशन है उसके लिए कि वहाँ बहुत से पावर सेंटर्स हैं ईरान में। एक सदर हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, एक वहाँ के रहबर हैं, और एक ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं या पासदारान हैं, कि मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं। मेरा ये ख्याल है, हालांकि अब तो जो मर्ज़ी वो कहते रहे, कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि हमला हो रहा है, क्योंकि अगर फॉरेन मिनिस्टर को पता होता तो क्यों उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करता, कोई ड्रामा स्टेज कर रहा था, क्या करने गए थे? भैया आप बहाना बना सकते थे अगर पहले से मीटिंग सेट हुई थी कि जनाब वो बीमार हो गए हैं, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया है, कोई ख़ास वजह है, मीटिंग भी करनी है, उस टाइम पे हमला भी होना। तो मेरा तो अंदाज़ा है कि पता ही नहीं था उन्हें। और फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे जो हैं गिलानी साहब केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, उनको जो ईरान के थे एनवॉय ऑन अफ़गानिस्तान, वो ये ईरान के जो एनवॉय थे अफ़गानिस्तान में, वो भी मिलने आए इस्लामाबाद में। तो फिर हमारी मिलिट्री की आपस में एक्सरसाइजेज हुई हैं। आपके पास चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, तो आप बात कर सकते हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं आपके, आप उनके ज़रिए बात कर लें। तो वो भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि वो बड़े डेस्परेट थे। कसूरी साहब, अगर हम इसमें ये जानना चाहें कि इस टेंशन में हमें अपनी फ़ौज ईरान के बॉर्डर पर भेजनी पड़ गई, तो फिर क्या पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होते देख रहे हैं आप? इंतखाबात के लिए तो सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। देखिए, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, इसका डिफेंस मिनिस्ट्री जवाब देगी। मैं कैसे आपको जवाब दूँ? क्योंकि जो हालात हैं अफ़गान बॉर्डर, इंडिया और ईरान, ये मैं नहीं जवाब दे सकता कि वो इतने फोर्सेस दे सकते हैं नहीं। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन टाइम पे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिशात से तो कहानी नहीं चलती ना। मेरी तो यही ख्वाहिश है, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि टाइम पे इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर ये मेरा काम कि मैं इस पे को आपको जवाब दूं, क्योंकि ये आई कांट मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कसूरी साहब, जब अब इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो सिफारती सतह पर बातचीत किस तरह जारी रहती है? फिर एक तो वो सूरत हाल होती है जो बज़ाहिर मीडिया पर दिखाई जा रही होती है, लेकिन अंदरूनी खाना बातचीत किस तरह जारी रहती है फिर? नहीं, बहुत तरीके हैं जी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर इंडिया के साथ है तो ईरान के साथ क्यों नहीं हमारे हैं? मिलिट्री लेवल पे है, फॉरेन ऑफिस की लेवल पे है, हर लेवल पे है। और तो और अगर चाहें तो मजहबी ताल्लुक जो हमारे जो शिया हमारे हजरात, हमारे जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे ईरान से भी अच्छे हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकता था ईरान। पाकिस्तान में तो कोई शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है। हमारी तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मीडिया, बिजनेस, हर जगह पे शिया सुन्नी बराबर के काम कर रहे हैं। हम तो ऐसी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि जी ये फलाना शिया या फलाना सुन्नी है। लेकिन उनके जो वज़रात हैं उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, उनकी मजहबी लेवल पे, उनको भी यूज़ कर सकते थे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इन वाक़यात के बाद पाक ईरान ताल्लुकात का मुस्तकबिल जो है वो क्या आप देख रहे हैं? मेरी ख्वाहिश है कि ये मामला जल्द अज जल्द डीएस्केलेट हो, और ये ईरान के भी मफाद में और पाकिस्तान के भी मफाद में और पूरे खत्ते के, और मैं तो कहूँगा आलमी अमन के मफाद में। क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ऑलरेडी जो जंग शुरू हुई है इज़राइल की हमास के साथ, उसके नतीजे में हूती भी हमले कर रहे जहाज़ों पे, तेल की कीमत बढ़ सकती है, इंश्योरेंस प्राइसेस ऊपर चढ़ गई हैं। कोई पता नहीं कि इसके नतीजे में अगला महाज कौन सा हो। इसलिए अकल का तकाजा है कि इसको ठंडा किया जाए। बिल्कुल आपने कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये तो सिफारती महाज पे कि पाकिस्तान का स्टांस अब किस तरह का होना चाहिए कसूरी साहब की राय में, और दूसरी इसकी जो साइड है दिफाई तौर पर, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें दिफाई तज्ज़ियेकार हैं जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड है मिन्हाज साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मिन्हाज साहब आपके वक्त के लिए। अहमद सईद साहब, मुझे बताइएगा कि अभी जो सारा रद्द-ए-अमल जो कि हमने दिया उस पर अवाम बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो दूसरा मामला जिस पर गहरी नज़र है कि बार बार ये बात सोची जा रही है कि अब ये मामला यहीं पर रुक जाएगा या फिर ये आगे भी बढ़ सकता है, आपकी राय इस पर क्या है? वैसे तो यही कहा जा रहा है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि मामला यहीं पर रुक जाए।
जी बिल्कुल, इसका तवक्को तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात मजीद खराब ना हो। मैं नहीं समझता कि मजीद खराब हो सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉरेन ऑफिस ईरान और पाकिस्तान की जो उनकी प्रेस रिलीजेस निकली हैं, उसमें भी देखें आप, तो एक तरफ तो एक दूसरे पे स्ट्राइक की है, ईरान की तरफ से इनिशिएटिव ली गया है, जो जिसके वजूहात अभी तक समझ ही नहीं आ रही तो ऐसे उन्होंने क्यों किया था, उसकी भी शायद मैं एक आध वजह आपको बता सकूं। लेकिन जो प्रेस रिलीज की आप स्टेटमेंट अगर देखें तो 80% तकरीबन एक ही जैसी है। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हमने बीआरए और बीएलए के वहां पे एलिमेंट्स को हिट किया जो कि अनगवर्नड एरियाज में थे ईरान में, और ईरान ने भी ये कहा कि हमारे जो जैशे अदल नामी जो जुंदल्ला का नया नाम है उसके एलिमेंट्स को पाकिस्तान में हिट किया है। तो और इसके साथ साथ उन प्रेस रिलीज में देखें तो पाकिस्तान और ईरान की जो हिस्ट्री है मोहब्बत की और एक दोस्ती की, उसका रेफरेंस दिया गया। दोनों मुल्कों की सालमियत और जो खुद मुख्तारी उसका रेफरेंस दिया गया, और दोनों को रिस्पेक्ट कहा गया कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये दो दुश्मन ममालिक की प्रेस रिलीज किसी तरीके से भी नहीं है। लेकिन अभी जो अटैक, लेकिन अहमद सईद साहब, यहाँ पर मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था कि अभी इस सारी सूरत हाल के बाद ये बताया गया कि जी रेड अलर्ट पे हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं वो रेड अलर्ट पे हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है? देखिए, रेड अलर्ट पे होना एक नेचुरल मिलिट्री साइकिल का हिस्सा है, ऑपरेशन साइकिल के हिस्से में। ईरान के ऊपर जब ने काउंटर स्ट्राइक की है, डिफेंसिव काउंटर स्ट्राइक, तो उसके बाद वहां से हो सकता है कि एक काउंटर रिटेलिएटरी स्ट्राइक आए। तो उस सिलसिले के अंदर तमाम फोर्सेस को, इसमें एयरफोर्स और आपकी जमीनी अफवाज एफसी वगैरह तमाम तैयार है कि किसी किस्म की भी, आज सुबह फर्स्ट लाइट के ऊपर और पिछली रात को जो लास्ट लाइट के ऊपर हमेशा हमले हुआ करते हैं जो फौजी कायदे कानून के मुताबिक, लेकिन उसमें ऐसी कोई जो है एस्केलेशन की तरफ ना ईरान गया ना पाकिस्तान ने इस तरह की कोई चीज की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दिन का वक्त गुजर गया है। मेरे ख्याल में दोनों ममालिक को अब मिल बैठ के जो है एक टेबल पे बैठना चाहिए बायलैटरल लेवल के ऊपर, और हमारी कम्युनिकेशन, कई सारी कम्युनिकेशन है, फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर है, एम्बेसी टू एम्बेसी है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर। उन कम्युनिकेशन चैनल्स को फौरन एक्टिव होना चाहिए, फौरन मिल के बैठ के बात करना चाहिए। बायलैटरल लेवल पे बात करने में अगर कोई अना का मसला बीच में खुदा न खास्ता आ रहा है तो टर्की, ईरान, रशिया की जो सालसी की पेशकश है उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के दो स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन ममालिक हैं जिनके पास एक आइडियोलॉजिकली बेस्ड रेजिलिएंट नेशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्स फोर्सेस हैं। तो लिहाजा इनका लड़ना हमारे दुश्मनों के लिए जो है वो बड़ा खुशी का बायस होगा। इसका फायदा किसको होगा? इजरायलीज को। नुकसान किसका होगा? गजा के मासूम फलस्तीनियों को। तो लिहाजा किसी सूरत भी इसको ईरान, जिसको दोस्तों की जरूरत है, उसको एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का कोई लोकल कमांडर था जो एक रात को उठा और उसने ये 2-4 इस तरह के मिसाइल मारे हैं। अहमद सईद मिराज साहब, पाकिस्तान में तो हमने हमेशा से देखा है कि जितनी ताकत है वो एक कमांड है, यानी अफवाज की, वो पाकिस्तान की अफवाज के पास है। वहाँ पर हमने 2-3 तरह से चीज़ें जो हैं वो पार सेंटर जो है वो देखे हैं। तो अब पाकिस्तान का ईरान के साथ एक जानिब बातचीत हो रही थी इकनॉमिक्स के हवाले से कि मईशत को बेहतर करना है, दूसरी बात हो रही थी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की, और इस असना में इस तरह का हमला किया जाना, तो खुदा न खास्ता आगे भी इस तरह के कोई तवक्को ना हो, तो इस तब तो ठोस मामला जो हैं वो बातचीत के, और आइंदा ऐसा कुछ ना हो, इस पर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका जो आपका एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो इन्फ्लुएंस है, जो आपके रिलीजियस क्लर्जी है वहाँ पे, खमनाई आयतुल्लाह साहब जो वहाँ पे, जो उनके ऊपर खासा उनका इन्फ्लुएंस रहता है इस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का। तो मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि शायद ये लोकल किसी कमांडर ने, कि जिसके पास रात को कुछ करने को नहीं था तो उसने उठा के ये कर लिया। अब डेवोस में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से उनके फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ मीडिया पे कवरेज हो रही है, पाक ईरान दोस्ती को उजागर किया जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे एंटी टेररिज्म जो है वो एक्सरसाइजेस मशकें कर रहे थे। आउट ऑफ नोवेयर मिसाइल्स आके यहाँ पे रॉकेट्स गिरे आके, और उसमें ड्रोन स्ट्राइक्स उन्होंने की बगैर किसी प्रोवोकेशन के। और मैं समझता हूँ कि बजाय उसको कंट्रोल करने के, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर थे डेवोस पे, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, और यहाँ पे जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे दी कि अब दोबारा भी इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ईरानियन तो ये ठीक था, लेकिन इंटरनेशनली ये पाकिस्तान की सालमियत और मुख्तारी के हिसाब से किसी सूरत ठीक नहीं था। तो लिहाजा हमारी जो एक डिटरेंस वैल्यू है वो जब अंडरमाइन होने जब जा रही थी और 24 घंटे के अंदर कोई नदामत का इजहार नहीं किया गया, तो पाकिस्तान ने फिर सोवरेनिटी, सालमियत, डिटरेंस
पाकिस्तान अफवाज की रिप्यूट और ब्रिगेडियर साहब, नेशन ये भी एक बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में या रेड सी में जिस तरह से फिर हौसी बागियों की ये तमाम, ये कहा जाता है कि ईरान सपोर्ट कर रहा होता है, वहाँ पर जिस किस्म की सिचुएशन थी और मामलात थे, बड़ा रद्द अमल और जितनी हाई होप्स ले गया था ईरान अपने ही लोगों के लिए, तो यहाँ ये हमला या स्ट्राइक करके उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश हो रही थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये आप समझते हैं कि इस किस्म के मामलात जो आप बात कर रहे हैं बार बार को लोकल किसी कमांडर ने, तो ये पासदारान इनकलाब की जानिब से जिस किस्म का अमल है ये तो उल्टा ईरानी गवर्नमेंट को हजीमत का शिकार बनाने की कोशिश ही थी? जी बिल्कुल, देखिए रीजन अभी तक समझ नहीं आ रही किसी भी पाकिस्तानी एनालिस्ट को। आप देखें कल भी इस पे बातचीत होती है, अभी रीजन का पता नहीं है, जब टेबल में बैठेंगे तो शायद कंफ्यूजन क्लियर होगी। लेकिन एक एजम्पशन बेस से 3-4 रीजन मैं क्विकली बता दूं क्यों ईरान ऐसे कर सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब गजा में स्ट्राइक हुई तो ईरान ने बड़ी पोजीशन ली थी कि हम जो फिजिकल जाके गजा में फलस्तीनियों की मदद करेंगे, वो नहीं कर सके। तो लिहाजा ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि जो शिया फिका है हमारा, जो माशाल्लाह एक इस्लाम का बड़ा मजबूत एक फिका है, उसकी जो एक शिया क्रिसेंट बन रही है और शिया बसते हैं लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान में, उनके लिए एक अचंभे की बात है कि ईरान ने अपनी जो कही हुई बातों को पूरा नहीं किया। सेकेंडली, जो अभी हौसी कबाइल के ऊपर यूएस और उसके अलाइस ने स्ट्राइक की थी रेड सी में मर्चेंट शिप्स पे हमले होने की वजह से, तो नेक्स्ट टारगेट ईरान था। तो शायद उसको दिखाने के लिए कि हमारे मसल्स, मिलिट्री मसल्स अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद उसने इराक और सीरिया और पाकिस्तान पे स्ट्राइक की। फिर ये भी है कि जो उनकी इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, स्मगलिंग पे बेस्ड है, और उनकी चूंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान ने पिछले साल 31 अक्टूबर को स्मगलिंग टोटल बंद कर दी थी, तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन में भी ये अटैक हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जयशंकर साहब गए हुए थे इंडिया के, उन्होंने हो सकता है कोई इस तरह की बिल्कुल अहमद सईद साहब, आपने सही कहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे बात भी हो रही है और सोचा भी जा रहा है कि आखिर क्या वजह बनी जो ईरान ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस मामले पर अपनी राय से हमें आगाह किया। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अभी बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी है और बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ कि इन्होंने कारनामा क्या किया है। सिंध की झोंपड़ी में तालीम हासिल करने वाले मुकेश कुमार मेघवाड़ नामी एक शहरी, जिन्होंने अपनी मदद के तहत सिंध के 25 गाँव और गोठों के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बना दिया जहां उन्हें मयारी तालीम फराहम की जा रही है। सबसे अच्छी बात नाज़रीन ये है कि स्कूल में सरकारी स्कूलों वाले सिफारिशी और सियासी भर्तीशुदा उस्ताद नहीं है, बल्कि काबिल टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को जहन में लेकर मुकेश मेघवाड़ ने सोचा कि अगर तालीम नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया। ये सबसे पहले तो मुझे अपनी कहानी बताएं, ये आप खुद आपने तालीम हासिल वहाँ की, स्कूल नहीं थी, ये स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया, ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? अब बुनियादी तौर पे जिस तरह की लाइफ हमने गुजारी है गांव में, वो बहुत मुश्किल कठिन है, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पर इस तरह के इदारे मौजूद नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर एक क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ाने वाला टीचर एक है, तो आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती। अच्छा। तो हम भी उसी सफ़र में चल ही रहे थे। अचानक से एक इदारा था मेहरगढ़ इस्लामाबाद से, वहाँ पर 2 महीने का लीडरशिप को कोर्स था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। वहाँ पर पाकिस्तान, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं एक स्कूल में स्वीपर था, गवर्नमेंट स्कूल था, स्कूल में स्वीपर था। मेरी जॉब सफाई की जॉब थी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कितना पढ़ा हुआ था? तब मैंने एफएससी किया हुआ था। अच्छा। और एफएससी करके आप स्वीपर? एग्जैक्टली। आपने बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाया, आप स्वीपिंग क्यों? क्योंकि गांव में ट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता वहाँ पर। गांव में तो ट्यूशन वाला, क्योंकि आपके पास स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ट्यूशन का कहाँ होगा? वो सारे मौके शहर में मौजूद है, गाँव में नहीं है। गाँव में आपके पास कुछ करने के लिए जुस्तजू जरूर होती है, मगर उसके लिए कोई राह हमवार नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप बता रहे थे कि वहाँ से लीडरशिप कोर्स के बाद फिर लीडरशिप कोर्स में जब पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से मिला, तो मुझे एक विजन वहाँ से मिला कि यार कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और उनके पास अपना एक विजन, एक मिशन है, उनका टारगेट क्लियर है कि उनको लाइफ में क्या करना है। अच्छा। तो मेरे लिए टारगेट ये था कि मुझे कोई बड़ा अफसर नहीं बनना, मुझे कोई बड़ी जॉब नहीं चाहिए हाई फाई। मैंने जाके गुजर सफ़र के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, मगर
जिस तबके से आप ताल्लुक़ रखते हो उनकी ज़िंदगी के लिए तो कुछ करना चाहिए। जो तकलीफ़ें जो जिस दौर से हम गुजरे हैं, कम से कम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो ना गुजरे। तो हमारे दोस्त थे कुछ, वहाँ पर उनके साथ मिलके हम झोंपड़ी नुमा जो स्कूल थे, बंद पड़े थे गवर्नमेंट के 1 रूम स्कूल, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे मगर टीचर्स नहीं थे, तो हमने अपनी जेब से कुछ कंट्रीब्यूशन करके वो स्कूल खोले, चलाए। फिर दोस्त जुड़े, बाकी उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो 3-4 स्कूल मुख्तलिफ जगहों पे चला रहे थे। जहाँ पर अभी मेरा स्कूल है वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक गाँव था कृष्ण ठाकुर का, वो स्कूल बंद था, हमारे 200 बच्चे थे। तो हमारे दोस्त थे वहाँ पर, अजमल एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वहाँ पर इनिशिएटिव लिया, हम सब जुड़े तो वो स्कूल चलाया। फिर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की एडवर्टाइजमेंट आती है हर साल तो नहीं कि 1-2 साल के बाद आती हैं, तो वो स्कूल देते हैं नौजवानों को जहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हमने वो स्कूल अप्लाई किया और हमारा स्कूल हो गया। जब स्कूल बना रहे थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन आपको सब्सिडी देती है पर चाइल्ड पढ़ाने के लिए, और जो उनका सपोर्ट होता है वो एक मिनिमम सपोर्ट होता है, इतना बड़ा नहीं होता कि आप इतना बड़ा स्कूल बना सकें। आप इनिशिएट कर सकते तो हैं। मैंने वो फुटेजेस देखी, वो तो बहुत बड़ा स्कूल आपने बनाया। बिल्कुल, उसमें अभी इस वक्त हमारे पास 12 क्लासरूम हैं, 2 ऑफिसेज हैं, एक लाइब्रेरी है, तो 15 रूम का एक पूरा स्कूल है हमारा। तो वहाँ से वो विज़न शुरू हुआ, ज़ीरो से शुरू हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह बनेगा, मगर मेरा ये ख्वाब था, ड्रीम था कि स्कूल बनाना है, किसी भी तरह एक ऐसा इदारा हो जहाँ पर किसान, मज़दूर, हारियों के बच्चे वो एजुकेशन हासिल कर सके जो वडेरों के, जागीरदारों के, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इस्लामाबाद, कराची के इदारों में करते हैं। हमारा वहाँ पर है कि अभी एक बहुत खूबसूरत सी लेबॉर्ट्री, साइंस लेबॉर्ट्री बनाएं, ताकि वो सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे वहाँ पर कर सकें और उनको फ्यूचर में कोई मुश्किल ना हो। मुझे बताइएगा फंड्स फिर कैसे अरेंज हुए? एक सिंध गवर्नमेंट फाउंडेशन हमें थोड़ा सपोर्ट करता है, उसमें पर चाइल्ड सब्सिडी देता है जो बच्चे तो आपने बता दिया, इसके अलावा उसके अलावा हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपील्स की, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में दोस्त हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा लोन लिए काफ़ी सारे दोस्तों से, ताकि हम किसी तरह से स्कूल बना। अभी तक हम उस लोन के कर्जे में दबे हुए हैं, उम्मीद है कि वो जल्दी हम उसको रीपे कर लेंगे, मगर इस तरह से बन गया। इनॉग्रेशन हायरिंग कैसे होगी स्कूल के टीचर्स के लिए? जी हम वहाँ पर एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वहाँ पर एक पैनल बनाते हैं जो एक्सपर्ट है एजुकेशन के, या पुराने हमारे दोस्त जो स्कूल चला रहे हैं उनको, या टीचर्स हैं उनको बिठाते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है बाकायदा हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, जो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टीचर्स आगे अप्लाई करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, टेस्ट होता है, 3 मरलों से गुजार के हम फिर उनको हायर करते हैं। या आपने कहा कि ऐसा स्कूल हम जहाँ पे वडेरों के, जागीरदारों के, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, जहाँ शहरी स्कूल्स में जिस तरह सहूलियात, आपने क्या अपना सिलेबस इंग्लिश मीडियम में? जी बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम में। 2 चीज़ें हम बड़ी मज़े की कर रहे हैं। एक तो सिलेबस इंग्लिश मीडियम में, मगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, क्योंकि हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हैं कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी हम एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो उनको हम बच्चों को अपने रूट्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा 8 साल से काम पीस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रहा है। हम हर साल जो फुकरासत बना हुआ है हमारे गांव में, इसीलिए आपने स्कूल का नाम भी अमन स्कूल रखा है। बिल्कुल, अमन के साथ ही वो सारी उनकी है। तो हम हर साल अफ्तार डिनर रखते हैं, 10th मुहर्रम पे हम न्याज करते हैं, दिवाली होली हम सब साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हैं कि ये धरती हम सब की है, मज़हब अपने अपने, ये वतन हमारा सबका है। तो वो प्लूरलिज्म, जो वो प्रोग्रेसिवनेस, वो जो सूफीज़म सिंध की धरती का जो अंसर है, बड़ी अच्छी बात, वो हम सिखाना ज़रूर चाहते हैं, ताकि वो बच्चे निकले तो वो एक मुकम्मल इंसान बन के निकले। स्कूल में पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप उनको सिलेबस पढ़ाएं, आप उनकी तरबियत करें, आप उनकी शख्सियत शादी करें। तो मुझे यकीन है ये जो स्कूल है, या हमारे जो बाकी दोस्तों के जो स्कूल है, वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम बहुत आगे लेके जाएंगे, और एक जो जनरेशन निकलेगी वो वाकई वो एक पाकिस्तान की वो प्रोग्रेसिव जनरेशन होगी। अच्छा, वैसे यहाँ तक मुकेश साहब आना बिल्कुल मुझे यकीन है कि इतना आसान नहीं होगा, बहुत रुकावटें भी आई होंगी, प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। किसी मौके पर आपको ये महसूस हुआ कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, या फिर कोई ऐसा मसला जो कि आपको हमेशा याद रहेगा? शुरू के दिन जब हम स्कूल बना रहे थे, फंड नहीं थे, आप बड़ा ख्वाब देख लेते हो, आप बहुत जल्दी में बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हो, मगर बीच में कहीं ऐसा टाइम आता है, एक पॉज आता है कि आपको लगता है कि ये मैंने गलत किया है, क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप थक जाते हैं। इस तरह के मौके आए, मगर रुका नहीं मैं। वो जुस्तजू, वो काम करने का जो था ना, वो उस डगर को मैंने नहीं छोड़ा, वो चलता रहा। मैं बिल्कुल मायूस हो गया था, एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मैं स्कूल को छोड़ दूँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँ, किसी और को दे दूँ। मगर जब रात को बैठा था, मैं बैठता था कि यार जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था,
8 सालों में मैं कहाँ पर हूँ, 2 डिग्रीज़ हैं मेरे पास, प्रोफेशनल लॉयर हूँ मैं, जीरो से शुरू हुआ था, तो ये क्यों नहीं हो सकता? नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। उसी जुस्तजू को लेके चलता रहा, दोस्त जुड़ते रहे, जब भी मायूस होता था दोस्तों से बात करता था, दोस्तों से गपशप करते। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे दोस्त हैं। जितने भी दोस्त पूरे पाकिस्तान में मुझे दोस्त मिले हैं वो सारे मेरी स्ट्रेंथ है। तो उनके साथ बातचीत होती थी, वो सपोर्ट करते थे, कोई ना कोई रास्ता निकल आता था इस तरह से। जबरदस्त। अच्छा, अभी ने बात की ना स्कूल के हवाले से, तो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास वहाँ जो पढ़ रहे हैं, और हर कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं? है सिर्फ गरीबों के बच्चे या मयारी तालीम है तो यहाँ तो फिर वडेरों के बच्चे भी पढ़ते हैं? ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे पास वहाँ पर जो जमींदार हैं वहाँ पर बहुत बड़े वडेरे नहीं है मेरे स्कूल के आसपास कुछ 100 एकड़ 200 एकड़ के जमींदार, उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं। अच्छा। किसी गरीब हारी किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, मोची के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। और सबके लिए बराबर क्लासरूम है, एक ही चीज़ का एक ही किस्म का सेटअप है, किसी के लिए कोई अलग से कोई सेटअप वहाँ पर बच्चों के नहीं। माइंडसेट पे काम करते होंगे, ज़ाहिर है उनका माइंडसेट कुछ डिफरेंट तो होगा। बिल्कुल होता है, बड़े चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर आते हैं, मगर फिर हम उनकी करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, वहाँ पर उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए दुनिया में किस तरह से काम हो रहा है, बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है। तो हमें ये फ़र्क ख़त्म करना चाहिए। तो शुक्र है कि अब वो फ़र्क नहीं रहा वहाँ पर। पहले काफ़ी सारे इश्यूज आते थे, बच्चों के की जो जहन साजी होती है वो घरों से शुरू होती है। सही। तो जब बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मुझे इस गिलास में पानी नहीं पीना, मुझे इसके साथ बेंच पे नहीं बैठना, तो वो आपको लगता है कि यार ये तो इसको पेनिट्रेट घर से किया गया है। फिर बच्चों को सिखाते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, वो खुद फिर वो फ़र्क ख़त्म करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चों के अंदर वो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। 1 साल के बाद हमारे पास अब वहाँ पर कोई तबकाती मजहबी कोई नफरत स्कूल में नहीं। था में ये बिल्कुल ये चैलेंजेस थे, क्योंकि बच्चे ये इसमें इस गरीब बच्चे ने पानी पिया या किसी लोअर क्लास के बच्चे ने पिया तो उसमें मैं नहीं पीऊँगा, ये नहीं करूँगा, ये मसले थे शुरू में। तो उनको करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मगर वहाँ के जो दोस्त थे उनकी सपोर्ट ली, पेरेंट्स को बुलाया और उनके साथ बैठे, बच्चों के साथ किस क्लास तक आपने ये स्कूल बनाया है? इस वक्त हमारा स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल। अच्छा, 8वीं तक है, ECE से लेके कच्ची से लेके 8वीं तक। और हमारा जो विजन है कि हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएं, अमन यूनिवर्सिटी बने, 10 साल के अंदर की यूनिवर्सिटी बन जाए। मगर इस वक्त जो हमारा पहला स्टेप हुआ कि अभी मैट्रिक तक ले जाए, क्योंकि गाँव के अंदर जो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपके पास स्कूल है झोंपड़ी स्कूल बना हुआ, एक रूम का जो स्कूल है वहाँ पर 100 बच्चे हैं और हर स्टैंडर्ड का बच्चा है, 1 2 3 4 5। एक टीचर क्या पढ़ाए उनको। तो हमारा यही था कि ये झोंपड़ी स्कूल जो 1 रूम्स के तो टीचर भी एक होता है, बिल्कुल। एक बच्चे की बारी 10 दिन के बाद आती है उनसे कुछ पढ़ने की या पढ़ाने की। तो हमने कहा कि यार इस कॉन्सेप्ट से बच्चों के फ्यूचर तबाह हो जाएंगे। और जितने नौजवान बच्चे भी मैं देखता हूँ वहाँ पर 15-16 साल के, वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। तो हम चाह रहे थे कि हम कम से कम उनको FSC तक को तालीम दे सकें ना अच्छी, ताकि वो कुछ ना कुछ कर चाहे पाए। काम कोई भी करें, खेती बाड़ी बड़ा बिल्कुल कोई भी काम, लेकिन तालीम होना बहुत। अच्छा, वैसे आप लोगों के उधर गांव में लिटरेसी रेट मतलब क्या है कि मतलब आपको टीचर्स आराम से मिल जाएंगे या फिर इसमें दुश्वारी होगी? टीचर्स के लिए बड़ा मसला होता है। पहले टीचर्स मिल जाते थे, क्योंकि इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने जो टीचर्स भर्ती की हैं अभी, तो एक बहुत बड़ी खेप जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो उस तरफ चली गई। तो हमें बड़ा चैलेंज था वहाँ पर। तो मेरे ये जो IBA के टेस्ट हुए थे बिल्कुल बड़ा चैलेंज हुआ हमारा। उसके बाद जुड्डो सिटी है हमसे कोई 12 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से टीचर हायर करने पड़े। जाहिर है वो थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल होता है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है। आपको कन्वेंट्स वगैरह देने होते हैं, और इनिशियल बेसिस पे आपके पास इतने बड़े पैसे नहीं होते कि आप इतनी अच्छी सैलरी दे सकें। इस वक्त भी हम कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं दे रहे, मगर ये कोशिश करें कम से कम उनके खर्चे मीट हो सकें और स्कूल एक रनिंग फॉर्म में आ जाए, ताकि फिर हम उनकी सैलरीज को भी कर सकें। मगर दोबारा से शुक्रगुजार हूँ तमाम उन दोस्तों का जो बिज़नेस क्लास के हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, जिन ने 1 रुपये से लेके 1000 तक 10,000 तक भी कंट्रीब्यूट किया। उनकी मदद के सिवा ये स्कूल बनना नामुमकिन। तो अभी जो फीस स्ट्रक्चर आपने रखे होंगे, गरीबों के बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे या फीस सारे रखी फ्री है? क्योंकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है हमें पर चाइल्ड सब्सिडी देता है, बच्चों की फीस वो हमें देता है। उसमें से हमें टीचर की सैलरी निकालनी होती है, फर्नीचर निकालना, बिजली का बिल, सारी चीज़ें जितना भी है वो सब कुछ हमें उसमें से निकालना होता है। सही। चलिए, ये एक सपोर्टिव एलिमेंट है। इस स्कूल की बिल्डिंग और ये अब कंप्लीट है, ये इसको मजीद एक्सपेंड इसके अंदर करना है आपने, क्योंकि जगह ज़्यादा थी। बिल्कुल, 1 एकड़ कमरे उस तरह से 1 एकड़ की ज़मीन है। अभी कलर का काम रहता है अंदर, बाहर से कलर हो गया, कुछ रूम कलर किए हैं, कुछ रूम रहते हैं। फर्निशिंग का काम है, वहाँ पर लॉन का काम है, पार्क बनाना है अच्छा खासा हमें, वहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए चीज़ें वहाँ पर चाहिए।
और फर्नीचर हमें कोई अच्छा सा फर्नीचर है। अभी तो जो लो क्वालिटी का फर्नीचर हमने लिया है क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास कि आप अच्छा फर्नीचर ले सके, तो इन चीज़ों की ज़रूरत अभी समझो कि 85% काम मुकम्मल हुआ, 15% काम रहता है अभी। अच्छा जी हाँ। 15% काम रहता है, तो ये मेरा ख्याल है आज देखने वाले भी सहरिश जो ख़ास तौर पर लोग कहते हैं ना कि बड़े काम के लिए वो जाना वो बड़ा ज़रूरी है, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया। और यही तालीम असल में शऊर दिलाती है और कौमें बनाती है, माशरे को। बिल्कुल। वो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और अल्लाह करे कि इसी तरह आपके साथ लोग साथ से साथ मिलाएं तो चीज़ें जो हैं वो अपनी तकमील तक पहुँचें, इसका आपने ख्वाब देखा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हमें आपसे मुलाकात करवानी है एक और होनहार तालिबा की जो कि NCA की होनहार तालिबा हैं। साहिर रफ़ीक ने बनाई है मोटर बाइक, हैवी बाइक वो भी, और वो कैसे है क्या है ये आज हम बात करने जा रहे हैं। ये सारी NCA की स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एक एक करके ना उनको इंडिविजुअली जो उनके कारनामे उनको हाईलाइट किया और आपसे उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। सहर रफ़ीक की कहानी अब हमने उन्हीं की ज़ुबानी सुननी है और क्या कमाल है इन बच्चियों का कि किसी भी फील्ड में ये पीछे नहीं है। तो हम वेलकम करेंगे सहर, आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर बताइएगा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे ख्याल आया, क्योंकि हैवी बाइक्स आमतौर पर लड़के इनके बारे में सोचते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज़, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसा सिस्टम है, तो आपने कैसे सोच लिया? हमें मतलब लास्ट ईयर में थीसिस करना होता है, एक प्रोजेक्ट एक बंदे ने, तो मुझे वैसे भी बाइक फैसिनेट करती थी और मेरे बाबा को भी शौक था, मेरे भाई को भी बहुत पसंद थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाइक डिज़ाइन करूं, हैवी बाइक। और अभी तक भी मैंने रिसर्च की कि अभी तक कौन सी बाइक नहीं है पाकिस्तान में अवेलेबल इलेक्ट्रिक, तो फिर उसमें मुझे पता चला कि अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक नहीं। सहर, जितनी ज़बरदस्त किस्म की आपने बाइक बनाई है, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अपना हल्का सा लेफ्ट होइए, आपका फ्रेम ठीक होगा, लोग आपको मुकम्मल तौर पर देख भी सकेंगे। हल्का सा आप लेफ्ट होइए, क्योंकि आप तो खुद फनकार हैं, ज़बरदस्त किस्म का आपको खुद भी आइडिया होता है कि क्या है। अच्छा सर, हैवी बाइक आपने ये इलेक्ट्रिक हैवी बाइक बनाई, आपको बाइक चलाना आती है वैसे खुद से? मुझे बाइक चलाना नहीं आती, लेकिन मैंने सीखनी है। अच्छा, ये भी कमाल है यार, जबरदस्त। आपको बाइक नहीं चलाना आती, उसके बावजूद आपने बाइक बना दी है। सर मुझे ये बताइएगा, ये बाइक जो आपने बनाई है, ठीक है आपको फैसिनेट करती थी, फिर घर में भी शौकीन मौजूद थे, तो इसमें कितना वक्त लगा, कितना खर्चा आया, चीज़ें कहाँ कहाँ से लेना पड़ी, क्या कुछ बाहर से भी मंगवाया, कुछ बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी, इस पर जो टोटल कॉस्ट आई है वो 5 लाख आई है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो थी वो यूज़ की थी यहाँ इसमें प्रोजेक्ट में, और जो काफ़ी चीज़ें हैं वो लाहौर से भी ली हैं, काफ़ी फैसलाबाद से भी ली हैं, तो दोनों मिला के, और कुछ चीज़ें अली एक्सप्रेस से भी ऑर्डर की थी, तो सारा कुछ मिला के फिर ये प्रोजेक्ट हुआ और इसको कंप्लीट होने में 3 मंथ्स लगे हैं, लेकिन अभी भी ये 90% कंप्लीट है, फुली कंप्लीट नहीं है। अच्छा, फुली कंप्लीट नहीं है, तो जब आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट है, वाइवा होना है, तो फिर आपने चला के दिखानी है कि ये बाइक कैसे इलेक्ट्रिक बाइक है वो चलेगी, तब तक आप सीख जाएंगी फिर? नहीं, ज्यूरी हो गई है, फाइनल प्रेजेंटेशन भी हो गई है। अच्छा। लेकिन उसमें चलाने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा, चलाने की इजाज़त नहीं होती। चले खैर, अगर आपको शौक है। ख्याल क्यों आया कि इलेक्ट्रिक बाइक, वो भी हैवी बाइक, आपके घर में भी हैवी बाइक है सैरिश? हाँ, लेकिन मैं नहीं चलाती। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर से। जी सर, मेरे घर में बाबा को भी शौक था, मेरे भाई को भी शौक था, और मेरे हस्बैंड के पास भी हैवी बाइक्स हैं। अच्छा। तो लेकिन वो पेट्रोल बाइक्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी स्पोर्टी लुक में थोड़ी हैवी बाइक बनाऊं। तो ये लेकिन पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि अपने घर के सारे लोगों को ही बेचते हैं। तो सारा ये जो 10% काम इसका बाकी रह गया है वो क्या है जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी उसका मतलब फ्रंट जो है वहां से कवर होना था और साइड वाले कुछ पैनल्स रहते थे, बस यही रहता था। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था और फाइनल प्रेजेंटेशन थी, इसलिए उसको मतलब डिस्प्ले करना था, तो फिर वो छोड़ दिया था काम। अच्छा, जो प्रैक्टिकली अगर आपने हैवी बाइक को किया है, तो ये हैवी बाइक पर जो खर्च आप बता रही हैं को 5 लाख के करीब आया है, ये क्या प्रैक्टिकली हो सकता है? पाकिस्तान में कंपनीज मौजूद हैं वो हैवी बाइक को या जो नॉर्मल बाइक हैं उनको ये इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर सकते हैं? और ये जो चार्ज हो जाती है आपकी बाइक, ये फिर कितना टाइम, कितने किलोमीटर्स ये चल सकती है? बेसिकली मेरी बाइक में चेंज ये है कि अभी तक पाकिस्तान में जो बाइक्स आई हैं इलेक्ट्रिक, वो हब मोटर में है,
लेकिन मेरी जो है वो मिड ड्राइव मोटर है। अच्छा। हब मोटर में इतनी पावर नहीं होती, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज काफी कम आती है। जैसे आपने देखा होगा अभी तक जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी टॉप स्पीड जो है वो 70 to 80 है, और पर चार्ज में वो 100 से मैक्सिमम करती हैं, इससे ज्यादा नहीं करती। लेकिन मेरी जो मतलब मिड ड्राइव है वो 2500 वॉट की है, जिससे इसकी टॉप स्पीड जो है 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी। लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से उससे कम करवा के 170 किलोमीटर पर आवर तक करवाई है, और ये 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। इसका चार्जर जो है वो 25 एम्पेयर का है, और ये 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है, जिससे इसकी रेंज 160 किलोमीटर आती है पर चार्ज में। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। तो 160 किलोमीटर मेरा ख्याल है ये टेक्नोलॉजी तो ना, ये तो फिर आप लाहौर से NCA से पूरा लाहौर भी घूमती रहें तो तब भी ये 3 दिन तक जो है वो चार्ज रहेगा इसमें। ज़बरदस्त। अच्छा वैसे और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। ज़बरदस्त। तो मुझे बताइएगा सहर, अभी क्या प्लान क्या आपका, जब ये आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो क्या मार्केट में आपने कोशिश करनी है फिर इसको, कोई कंपनी आपसे कोलैबोरेशन कर ले या फिर इसको सेल करने के लिए कुछ किया जाए, क्या प्लान्स क्या हैं? अगर कोई कंपनी मतलब मुझसे रब्ता करेगी तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी इसको मार्केट में लॉन्च। लेकिन अभी तो ये मेरा इनिशिएटिव था, लेकिन वी विल लॉन्च इट एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। सही। तो अच्छा, अभी किसी कंपनी ने, आप बता रही कि कोई ऐसा नहीं किया रब्ता? कंपनी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोग मुझे मिले हैं जो मेरी बाइक खरीदना चाहते हैं। अच्छा। तो कुछ जो है वो डिज़ाइन बाय करना चाहते हैं, कुछ मेरी बाइक खरीदना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि अभी मेरी बाइक कंप्लीट नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करके फिर दूंगी। सही। अच्छा, आपने बताया कि 5 लाख के करीब इसका खर्च है जो आपने किया। ये तो एक सिंगल बाइक है, इसकी हर चीज़ अलग अलग से तैयार हुई, लेकिन अगर ये कमर्शली जब तैयार होगी तो क्या इस बाइक का खर्च कम हो जाएगा कि आम आदमी का भी अफोर्ड हो जाए, और वो जो हैवी बाइक का सोचते हैं उनका भी कोई बजट बन जाए, ऐसा मुमकिन होगा? अभी ये मैंने मतलब घर में तैयार किया है, एक एक पार्ट इसका मैंने खुद बनाया है घर में, मोल्ड बना के, और ऊपर सारा कुछ मेटल और फिर वेल्डिंग वगैरह वो सारा कुछ घर में ही हुआ है। लेकिन अभी मेरी बाइक की प्राइस इसलिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो इसलिए कम आई है क्योंकि ये घर में तैयार की है, और एक मतलब कुछ पार्ट्स यूज्ड भी हैं। लेकिन अगर ये सही तरह मैन्युफैक्चर होगी, मतलब कंपनी वगैरह इसको करेगी, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि मोल्ड्स वगैरह बनते हैं, सारी कुछ बनता है। चलिए सहर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग, ऐसे ही काम करती रहें, और जैसे ही कंप्लीट होगी और अगर ये फोर सेल आई तो फिर हमें तो पता चल ही जाएगा मार्केट से कि भी माइक आ गई है। अभी हमें तो आपने भी खरीद लेनी। नहीं, मुझे वैसे शौक नहीं है चलाने का। अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। बड़े ज़बरदस्त मेहमान जो कि मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं इनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी और बताऊंगी कि इन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मेरे साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल, जो कि इलेक्शन 2024 के हवाले से जो कि कराची में हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ना शुरू हुई है। हल्कों में मसाइल इतने हैं कि जब आप वहाँ के मकामी लोगों से हवाल पूछते हैं तो लोग पिछले 5 साल की बदतरीन कारकर्दगी का जिक्र करते हुए साबिका मुंतखब नुमाइंदों को खरी खरी सुना देते हैं। तो मुदस्सिर ने भी एक ऐसे हल्के को विज़िट किया जो कि NA 234 है, कोरंगी, जहाँ पर टूटी सड़कें, सीवरेज का बुरा हाल, क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, आप देखिए मुदस्सिर ने वहाँ क्या कुछ देखा, उसके बाद वापस आके बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब कराची का हल्का 234 234, और ये कराची का वो हल्का है जो इससे पहले कोरंगी का ये पूरा ज़िला है। ज़िले के अंदर ये बहुत अहम हल्का है जहाँ पर 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान कामयाब हुए थे। तो ये जो कोरंगी का इलाका है बुनियादी तौर पर ये कोई बहुत पॉश एरिया नहीं है। यहाँ पर दारुस्सलाम सोसाइटी है, नासर कॉलोनी है, कोरंगी नंबर 1.5 है, और इसी तरह से पीछे पूरा ये मज़दूरों का इलाका है। इंडस्ट्रियल एरिया इस हल्के में मौजूद है, लेकिन इस हल्के की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर मेन सड़क पे तो आपको सफाई भी नज़र आ जाएगी, मेन सड़कें बनती हुई भी नज़र आएंगी, बनी हुई भी, लेकिन जैसे ही आप गलियों में जाएंगे लोगों के घरों में, ना तो वहाँ पर प्रॉपरली पानी आ रहा होता है, बिजली की शदीद लोड शेडिंग है, और गलियाँ आपको टूटी फूटी नज़र आएंगी, और सीवरेज का पानी उनके लिए
बड़ा मसला रहा है। आबादी 10 लाख से ज़ायद है और यहाँ का जो रजिस्टर्ड वोटर नया हल्का जो क्योंकि ये कुछ हल्का बंदियों में बना, इसमें अब 3,69,000 से ज़ायद वोटर हैं यहाँ। तो अब चलते हैं लोगों से राय जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में वोट डाल रहे हम लोग। किसको वोट देने के रहा? अल्हम्दुलिल्लाह दीन तक पे आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। और आप किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, वोट डालने का प्रोग्राम है? सर सारी पार्टियों को आजमा चुके हैं, अभी तो कोई जहन में नहीं है। अच्छा, आपके सामने सारी पार्टियां, किसी ने मुल्क के हालात सही किए? कोई नहीं किए, अपनी कमा रहे हैं, अपनी खा रहे हैं। वोट देने का इरादा है? नहीं वोट देना। वजह नाराज हो गए सबसे? नहीं, सबसे नाराज है। आज तक के कोई भी वजीर आज़म मेरी नज़र में कोई भी सही नहीं है। या आज तक देखे, खड्डे तक देखे, ये नहीं कभी भरे, तो वोट देने का क्या फ़ायदा? इंसान अवाम वोट क्यों देती है? अगर आप वोट नहीं देंगे तो कोई और आ जाएगा, वो इससे भी ज़्यादा खड्डे कर गया फिर। अच्छी बात है, वैसे ही कराची डूबा हुआ है और डूब जाएगा तो इसमें क्या फ़र्क है? कैंपेन्स चल रही हैं, हल्के में उम्मीदवार चल रहे हैं और इस वक्त अली राशिद जो हैं वो कैंपेन में निकल रहे हैं। आप जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमारा अच्छा। ये सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस है नेशनल असेंबली के लिए, जो अच्छा। सीट है हमारी कैंडिडेट, और यहाँ से हम कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, कैंपेन के लिए ख़वातीन भी साथ हैं और मर्द भी। और कैंपेन चल कैसी रही है, पहले तो ये बताइए। बहुत ज़बरदस्त लगता है, कैंपेन चली हमारी रही है और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हमें दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक। वैसे तो बड़ा पसमानदा इलाका है, कोरंगी कहा जाता है, तो क्या ऐसे काम हैं जो किए हैं आपकी जमात? हमने जितने भी यहाँ फ्लाईओवर्स, KPT का फ्लाईओवर जो के बाद जाम सादिक ब्रिज, 12,000 रोड, 10,000 रोड, सारे इतने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करवाए। हमारा नारा ही है कि आपके पास मसाइल हैं तो हमारे पास वसाइल हैं, आएँ। कुछ पार्टियाँ तो यहाँ पहले ऐसी होती थी कि मसला है तो हमारे पास असला है। हम तो कहते हैं कि मसाइल हैं तो आएँ, हमारे पास वसाइल हैं, मिल के आपके मसले हल करते हैं। सही। कैंपेन चल रही है जी, डेरे सजे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वोटर्स के लिए, और पूरा एक माहौल 8 फरवरी से पहले जो इलेक्शंस का होता है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। हम PS 95 के जो कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो हमारे साथ फारूक अवान साहब मौजूद हैं। माहौल जो है वो डेरे शेरे बना के रखा हुआ है इधर। तो कैंपेन कैसी चल रही है, पहले तो ये बताइए। माहौल तो इलेक्शन नाम ही इसी का है और इन लोगों की मेहरबानी है कि सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है तो हमें ये एडवांटेज है कि हमने कैंपेन कोई इस इलेक्शन शेड्यूल के साथ शुरू नहीं की। उसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये है कि चूँकि यहाँ पे हमने इस इलेक्शन से पहले UC2 का इलेक्शन करवाया था टाउन का। यहाँ वकार शाह साहब की डेथ के बाद मुझे पार्टी ने इधर भिजवा दिया था, तो वो UC2 के इलेक्शन में हमारा यहाँ पे एक हल्का वैसे ही बन गया था और उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और दूसरी बात यह है कि चूँकि मुझे इस बात का बखूबी पता था कि मुझे यहाँ से टिकट मिलना है, तो हमने तो अपनी कैंपेन पिछले 4 महीने से 6 महीने से स्टार्ट की हुई। मुकाबला आपका किस जमात से? MKM भी है, वो इत्तेहाद के साथ चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ निशानों के साथ चल रही है, मुकाबला किसके साथ आप देख रहे हैं? अगर मुझसे ये पूछे ना तो यहाँ मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं, सिवाय महंगाई से, बेरोज़गारी से और ये लोगों के मसाइल से। तो हमारा हल्का है 97, तो वो एक UC में नहीं टिक पाए तो 95 में क्या करेंगे वो। तो बज़ाहिर तो हमें नहीं लगता कि कोई हमारे मुकाबले में बंदा खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 तारीख को रिज़ल्ट भी इसी तरह होगा, बिल्कुल 95 वन साइडेड होगा इंशाल्लाह। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, पहले मैं आपको इस इलाके की हालत दिखाऊँ। ये देखिए, ये इलाका, यहाँ मौजूद कारोबार और ये सड़क मतलब सड़क तो नहीं है, रास्ता कह सकते हैं। सड़क को मेटन रोड होना चाहिए, तारकोल की ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे मैं हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो के किसी खंडरात में मौजूद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ PS 95 और NA 234 कराची का ये इलाका है और बिल्कुल इस तरफ DHA है और इस तरफ का इलाका पूरा ये कोरंगी का है। और कोरंगी के इस इलाके में, जैसे हमने इब्तिदा में बताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। हालत आप देख लीजिए। अब इलेक्शन में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का दफ्तर, उनकी कुछ सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं। आइए चलते हैं, वो दिखाते हैं कि वहाँ क्या मामला चल। आमिर मोइन ज़ादा साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से MNA के नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलाके में कैसी चल रही है जी कवरेज? और शमशाद साहब MPA के PS 95 में कैसी चल रही है जी आपकी कैंपेन? माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो हमारी छीनी हुई सीटें थी कराची की, हम वो दोबारा रिस्टोर करेंगे
और इंशाल्लाह ताला 2013 में जो एमक्यूएम की पोजीशन थी उसी पोजीशन में पार्टी को लेके आएंगे दोबारा। की बार इत्तेहाद है तो यहाँ जो बाकी आपकी जमातें हैं उनका को असर से को वोट आपको हो सकता है, या इत्तेहाद की आपको ज़रूरत नहीं थी इस इलाके में एमक्यूएम को? नहीं, देखें इस इलाके में तो हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं की है। सीट एडजस्टमेंट जो है कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में हमने की है। बाकी हमने जमातों को सबसे कहा है कि अपने अपने मसल्स आजमाएं, जो बेस्ट उम्मीदवार होगा। जो मुकाबला किससे है आपका, किससे है? साबिका एमएनए से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, टीएलपी से? किससे मुकाबला एमक्यूएम से? नहीं, देखें साबिका एमएनए से तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम मुहिब्बे वतन अवाम है और ये पाकिस्तान के साथ है। अफवाज पाकिस्तान की हम इज़्ज़त करते हैं और वो हमारे सर आँखों पे सर का ताज हैं। और हम 9 मई को जो वाक़या हुआ, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई, अवाम उसके ख़िलाफ़ है। अवाम उन लोगों को तो सख्त नापसंद करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हमें जो है अपने इलाकों में कुछ टीएलपी के साथ मुकाबला हो सकता है, अदरवाइज़ तो कोई कंटेस्ट पीपल्स पार्टी मुकाबले में नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी इस इलाके में मुकाबले में रही ही नहीं। हाँ, पैसा बहुत है। इस वक्त उनके यूनियन के नाज़िम जो हैं वो वहाँ यहाँ टाउन के वो हैं। आप कह रहे हैं बल्दियात में वो जीत गए थे, आप कह रहे हैं कि मुकाबले में नहीं। वो बल्दियात में जब जीते जब हम नहीं थे, और उसमें से भी 2 सीटें वो है किस तरह जीते। शमशाद भाई जीत गए थे वहाँ पे इलेक्शन, इन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा इसी एरिए से, तो बाद में इनके साथ बेईमानी हुई। 3 दिन के बाद इनका रिज़ल्ट बना। सब जानते हैं रोडों के ऊपर ऑफिस में रोज़ मुख्तलिफ रिज़ल्ट बनाते रहे, तो वो तो नहीं था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें लास्ट टाइम भी 5वें नंबर पे थी यहाँ पर। कभी भी इन एरियाज़ के अंदर उन्हें वोट नहीं मिला। 1-2 पॉकेट हैं, हाँ पैसा भरपूर है, बहुत ज़बरदस्त मैसिव किस्म की एक्सपेंस कर रहे हैं पूरे बल्दियाती नुमाइंदे इनके इस वक्त, जबकि ईसीबी ने मना भी किया हुआ है तरक्याती कामों के हवाले से, लेकिन ये करा रहे हैं। हम उस पर कोई भी एतराज़ इसलिए नहीं कर रहे कि चलें कुछ ना कुछ लोगों का फ़ायदा होगा। कराची का काम हो जाएगा। शमशाद साहब ये बताइए कि अभी आप इस इलाके में रहते हैं, तो यहाँ बुनियादी क्या मसाइल हैं जिसको आप समझते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो एड्रेस करेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ कयूमाबाद का बहुत बड़ा एक मसला है पानी का। पानी जो हमारी ये नदी में लाइन आ रही है 33 इंच की, कभी आप लोगों ने कवरेज भी की होगी। ये लाइन तकरीबन, इस लाइन को 40 से 45 साल हो गए हैं, और तकरीबन ये कयूमाबाद के लोग जो सुबह पानी थोड़ा बहुत आता है ना, गंदा आता है। मैं 4 महीने पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, 4 महीने पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में खासकर आपने नईम शेख की बात की है ना, तो वो तो माजरत के साथ ये भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ एनओसी दे के बेड़ा गर्क कर दिया है, गलत एनओसी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 4 महीनों में मैं सैयद गनी के पास गया, मैं अली राशिद भाई के पास गया, फारूक अवान के पास गया, अदी के पास गया। मैंने कहा खुदा रहा इस कयूमाबाद की इस लाइन को तब्दील कर दो। 15 साल हो गए, 4 महीने मैंने कोई ऐसे एक जरदारी और बिलावल के पास नहीं गया, और सबके पास गया। इस कयूमाबाद का बुनियादी मसला पानी है। खुदा आप जीत के तो हल कर देंगे इंशाल्लाह। ये तो शमशाद खान 3 बार चेयरमैन रह चुका है, काम करने वाला, इसी अवाम ने मुझे मुंतखब किया। चलें, ये तो मेरी अवाम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। कैंपेन उनकी चल रही थी और हमने इजाज़त से जो किया, कंटिन्यू कीजिए जी। बहुत शुक्रिया। चलते हैं हल्के में और देखते हैं लोगों का क्या रद्द अमल है। इस इलाके के कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट डालने का इरादा है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। किसको वोट दे रहे हैं? अब ये तो एक सस्पेंस, सीक्रेट रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है, सीक्रेट होना है। लेकिन इस इलाके के मसले क्या हैं? मसले अगर बात की जाए तो पूरे कराची में मसले हैं। आप अगर जब घर से निकलते हैं तो सेवरेज का मसला, और सड़क के टूटी फूटी, यानी को गटर के सेवरेज के ढक्कन नहीं है, मैन होल खुले हैं, बच्चे गिर रहे हैं उसमें। तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी राजा अज़हर जो यहाँ से कामयाब भी हुए थे PS 95 से। इस इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सीट्स जीत गई थी, बड़ी भी छोटी भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कामयाबी के बावजूद भी सूरत हाल ये कि काम यहाँ पर उस तरह से नहीं हुआ, क्या वजह है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप जिस इलाके में मौजूद हैं, आप खुद जाके ज़रा पहले सर्वे करें। 30 साल दौर के अंदर यहाँ पे कभी तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि ये MNA MPS के काम नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि यहाँ पे तरक्याती काम भी हुए, बावजूद इसके कि 18वीं तरमीम यहाँ मौजूद थी। और सेकंड, अगर हमने तरक्याती काम नहीं किए हैं तो जिनकी 15 साल हुकूमत थी उन्होंने क्या कारकर्दगी की, जिनकी फेडरल के अंदर 3 दफ़ा जमात थी और 4थी दफ़ा लाडलेपन का जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने क्या कारकर्दगी की है। तो मेरा कहना है शायद सही नहीं होगा
मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप हमारे इलाकों का सर्वे करें और उनसे पूछें कि यहाँ पे तो बाहर वाली सड़क भी रहा सब खास बेहतर नहीं, मैं तो वहाँ से होके आया हूँ, तो मैं देख रहा था पता नहीं कब से नहीं बनी हुई है, टूटी फूटी, ये वाली तो बन जानी चाहिए। सर ये माशाल्लाह 2021 में ये रोड बाकायदा बन चुका है, सर सैयद हॉस्पिटल से लेके और ये पूरा 7 नंबर गली जो हमारा डी एरिया का है, ये रोड्स बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, यहाँ टैंकर्स भी चलते हैं, पानी भी गिराया जाता है, बसेस के अड्डे भी आपने अभी देखे, ये हमारे दौर में नहीं थे, बसेस के अड्डे हमने यहाँ से ख़त्म कर दिए थे। लेकिन जब माफिया आया है, हुकूमत जिसकी है, आप भी बेहतर समझते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। रोड बंद तो जाते हैं लेकिन केयरिंग करना हमारी ज़िम्मेदारी है, इलाके की ज़िम्मेदारी है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। लेकिन हमने उससे हट के पेवर सिस्टम हमने यहाँ शुरू किया था। आप गलियों में अगर जाएं तो पेवर से काफ़ी मजबूती होती है, लेकिन एक काम तवज्जो का मरकज़ नहीं होता है। असल चीज़ ये होती है कि जो आपके नुमाइंदे हैं वो आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है और आपको इंशाल्लाह 8 तारीख को नज़र आएगा कि हम कितने अपनी आवाम के दरमियान और अपने हल्के के अंदर मौजूद हैं। NA 234 में आपने देखा दिन भर की एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सियासी जमातों की कैंपेन, उनसे मुलाकात, लोगों के तासुरात। 8 फरवरी अब फैसले का दिन है जिसमें आपने अब वोट डालना है, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, इस शहर का, अपने इलाके का फ़ैसला करना है। तो अब देखते हैं कि लोग किस तरफ ये अपना वोट डालते हैं, क्या नताइज होते हैं। लेकिन इस हल्के के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन लोगों की राय उससे ज़्यादा मुकद्दम है। तो मुदस्सर इकबाल के इस इलेक्शन स्पेशल से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी, मुदस्सिर ने आपको 234 NA 234 का हाल अहवाल दिया है और मुदस्सिर ने सारे मसाइल को वहाँ के हाईलाइट किया और हमारी कोशिश यही होगी कि इलेक्शंस तक हम सारे हलकों की सूरत हाल आपको दिखाते जाएं। अभी हमने जिन मेहमानों का तारुफ आपसे करवाना है वो कहते हैं जी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा अच्छे टॉपिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ पर अब काम हो रहा है और इस काम को लीड कर रहे फिल्म डायरेक्टर सैयद आतिफ अली जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ रिनोन जो हैं जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और अवार्ड याफ्ता हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और अब आपने जिस डॉक्यूमेंट्री पे काम किया वो मुदस्सिर बताएं। बिल्कुल, और ये डिफरेंट और अछूते मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना ये बड़ा अहम मामला है। और आज जिस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो प्लेन हाईजैक है, फ़्लाइट 544। ये क्या है ये हम जानेंगे आतिफ साहब से। बड़ी ये दिलचस्प सी कहानी है, मैंने थोड़ी सी सुनी है, मुझे डिटेल नहीं पता लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री देखूंगी। बाकी आतिफ साहब बताएंगे। आतिफ साहब पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा यही आइडिया इसी फ्लाइट का क्यों आ गया आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मधु के यहाँ में, एंड ऑनर टू अस। डॉक्यूमेंट्री जब आप सोचते हैं तो एकदम जहन में आता है बोर होगी, एक लंबा चल रहा होगा, चीज़ें होंगी, तो उसको दिलचस्प बनाने के लिए आपको मौज़ूआत चुनने पड़ते हैं मज़ेदार किस्म के। जैसे सबसे बड़े जो एक दुनिया में जो एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर थे कैन बर्न्स हैं अभी, और उन्होंने एक बनाई थी सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर 9 एपिसोड में। तो वो अगर आप देखें तो आपको ऐसा वो जकड़ लेते हैं, स्टोरी टेलिंग ऐसी थी उनकी। तो वहाँ से जब मैं पहले ड्रामे लिखता था, फिर ड्रामे डायरेक्ट किए, फिर फिल्में लिखी, फिल्में बनाई, तो ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि डॉक्यूमेंट्री की तरफ आऊँगा मैं। अच्छा। तो जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना तो मैं समझा बड़ा आसान काम है डॉक्यूमेंट्री, कैमरा लगाओ। आपने ड्रामे में आपके बता दूं परी ड्रामा आपने सुना होगा? नहीं, फिल्म थी परी में, पीछे तो देखो वो फिल्म थी। ड्रामे में थे खान बेटियाँ और क्या कहते हैं बहुत लातादाद थे, पता क्या गया। इवन ये इंडियन जो ड्रामे फेम बर्नी बनाते थे वो ज़्यादातर मैंने लिखे हैं वो। हाँ, जिसमें पार्वती भी थी और वो सारे इंडियन आर्टिस्ट होते थे। तो हम यहाँ लिखते थे, दुबई चले जाते थे, फिर बनाते थे, तो ये करते थे। यानी कि आपके क्रेडिट पे बहुत सारा काम है। बस और फिल्में डॉक्यूमेंट्री की तरफ अच्छा आप बता रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्री मुझे बड़ा आसान लगता था, लेकिन जब मैंने शुरू किया काम रिसर्च पे और इस पे, तो ये तो सबसे मुश्किल काम डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा। फिर ये पता लगा दुनिया भर में जो फिल्म स्कूल हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री पढ़ाते हैं ताकि स्टोरी टेलिंग आपको किस तरह की जाती है ये समझाया जाता है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो रावा स्टूडियो के अंदर रावा फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो मैंने पहली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी रोशन खान साहब के ऊपर। अच्छा। जहांगीर खान के बारे में। तो उन्होंने बड़ा नाम है। और स्क्वाश में तो खैर उस वक्त अगर गोरों को हराना तो हाँ, पहले 2 भाई थे हाशिम खान और थे, लेकिन फिर ये आए जहांगीर खान, ये रोशन खान साहब, इन्होंने। और फिर इनके हालात ऐसे थे कि ये कराची के फुटपाथ पर सोए, तो वो बड़ा अट्रैक्ट किया हमने, ये बननी चाहिए। उसके बाद हमने बनाई मशरूम कल्टिवेशन इन पाकिस्तान। अच्छा। कि पाकिस्तान में मशरूम इतना बड़ा ख़जाना है हमारे पास कि अगर हम उससे इतना ज़र मुबादला कमा सकते हैं कि अंदाज़ा नहीं। और हम मशरूम इंपोर्ट कर देते हैं। ये हम करते हैं। तो वो उस पर बनाई, फिर हमने मशरूम कल्टिवेशन पे। तीसरी हमारी थी जो चल रही है मेंटल इलनेस के ऊपर, द डी कोड।
पाकिस्तान में जहनी अमराज को समझा ही नहीं जाता कि कोई बीमारी है इस पे तो और टैबू भी है सोशल मीडिया पे मैंने बात जी देखी और लोग कहते हैं कि नहीं हम कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल है। तो उस ख़त्म करने के लिए जिस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम होता है और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, इस तरह ये भी बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाइए, सही वो बताइए। और पता नहीं आतिफ साहब क्या प्रॉब्लम है कि पाक फिल्म्स तो बहुत बन रही हैं, जितने भी नए आने वाले फिल्म मेकर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज पे उस तरह से काम नहीं कर रहे। सर में ये फिल्म का एक है ना, देखिए हम हमारे जो पाकिस्तान में ज़्यादा जो आ रहे हैं डायरेक्टर्स जो नए बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा फिल्में देखी इंडिया की, इंस्पायर इंडिया से। इंडिया ने ग्लोरीफाई किया फिल्म को, हॉलीवुड भी है लेकिन तो वो मुतासिर ही उससे होते हैं। लेकिन अब चूँकि डॉक्यूमेंट्रीज दुनिया भर बन रही हैं और बड़े नए मौज़ूआत पे बन रही हैं, तो अब लोगों की तरफ रुझान जा रहा है इस तरफ। लेकिन नेटफ्लिक्स पे पूरा सेगमेंट है डॉक्यूमेंट्रीज का जो तो ये PK544 ये क्या है? हाँ, फिर हम जो मौज़ूआत चुन रहे थे तो मुझे कहीं पढ़ा था बचपन का, तो हम लोगों ने कि यार एक फ़्लाइट अगवा हुई, वहाँ से हाईजेक हुई गवादर से और उसको कहा गया कि इंडिया ले चलें। उस वक्त हम इंडिया धमाके कर चुका था पोखरान में, एटमी धमाके, हमारी बारी थी करने की। तो इंडिया ने दबाव डालने के लिए साजिश रची और उन्होंने किया कि ये फ्लाइट अगवा हुई, हाईजेक हुई और उन्होंने कहा कि इंडिया ले चलें। लेकिन पायलट ने कमाल महारत के साथ उसको उतार लिया हैदराबाद में, सिंध, ये कहकर कि ये भूज एयरपोर्ट राजस्थान है। अच्छा। और वहाँ फिर एक ड्रामा शुरू हुआ। तो आज जो IG साहब हैं, पंजाब IG स्वानवर साहब, वो उस वक्त वहाँ थे, SP थे, SSP थे, वो अख्तर गोरचानी साहब थे। अच्छा। फिर इन लोगों ने मिल के अपने नाम रखे, राजकुमार, मनोज कुमार। अच्छा। और फिर ये गए और उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है यहाँ पर और क्या कहते हैं मित्र हैं आप हमारे, आपने बड़ा अच्छा काम किया। और उसको उन्होंने इतना कन्विंस कर लिया उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को, समझ रहे थे कि हम इंडिया आ गए। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने उनको पाक आर्मी और सब मिलकर इन लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया। और फिर अच्छा फहमीदा काफ़ी देर से खामोश, मैं चाह रही हूँ फहमीदा, क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोगों को इसमें एक फोकर की ज़रूरत भी पड़ी थी जी, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा था। तो मुझे बताइएगा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप राइटर भी हैं, तो ज़रा अपना कंट्रीब्यूशन तो बताइए। अच्छा, जब हमने ये फ़्लाइट 544 का जब डिस्कशन किया तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा था कि इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं, तब आइडिया जब आता है टेबल पे कि आपको इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, कौन सी लोकेशन आप कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या करेंगे। तो आतिफ भाई का जो हमारा आप अभी काम देखेंगे भी, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो हर चीज़ लार्जर देन लाइफ चाहिए इनको ना, हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, सब इस तरह चाहिए ना। तो अब हमने रिसर्च करना शुरू की, अपने कॉन्टैक्ट्स देखना शुरू किए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान एयरलाइंस, अब्दुल्ला खान साहब का, कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, सिविल एविएशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ASF ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि आप लोकेशन पे पहुंचते हैं, जगह पे पहुंचते हैं, फिर आपके जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, फिर आपके साथ इतना बड़ा क्रू ने काम करना होता है, उन सब की सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी होती है, और जिस तरह के हालात और वाक़यात चल रहे हैं, फिर उसमें कैमरा यूज़ करना है, ड्रोन यूज़ करना है, पूरी रात शूटिंग करना है, तो वो पूरा एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर था जिससे हम लोग गुजरे। और ISPR का भी थैंक्स कि उन्होंने भी हमें इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो हमारे इदारे हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही होती, लेकिन ये होता है कि सपोर्ट हो रही होती है, मगर ये कि थोड़ा सा उनके प्रोसीजर्स में टाइम लग रहा होता है। तो बहुत हमारी बहुत इसमें एफर्ट लगा, बहुत रिसर्च हमारी लगी, लेकिन शायद हम ये कहते हैं कि नीयत अच्छी होती है तो काम आसान होता जाता है। तो यही हुआ कि हमें जिस तरह का फील चाहिए था, जिस तरह का वाइब क्रिएट करना था, ओरिजिनल लोकेशन पे क्रिएट करना था, वो हमें यहाँ कराची में भी मिला, हैदराबाद में ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन उस वक्त हाईजैक तो हुआ था फोकर, अब तो फोकर है ही नहीं, तो क्या फिर कोई ड्रामा बना लिया, क्या किया फिर? नहीं, के जहाज ये जो हमने नहीं फोकर ओरिजिनल लिया, ये खड़ा हुआ था यहाँ पर इस्पानी हैंगर पे, और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो अभी हमारी जो क्या कहते हैं BTS है आपके पास, अगर देखें तो उसमें उसका हालत हमें दिखाई कि बहुत गंदी हालत थी। वो जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ घास इतनी बड़ी, दरख्त उगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या डाला था। उसको सही करवाया, कलर करवाया जहाज़ को, अंदर सीटें कुछ बेहतर करवाई, फिर ऐसे फ्रेम बनाए कि इसमें जहाज़ की जो हालत है बुरी वो नज़र ना आए। तो इस तरह के फ्रेम बना के हमने उस पर काम किया। तो ये तो क्योंकि वो फ्लीट में है नहीं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि ओरिजिनल चीज़, यानी उस फोकर को आखिरी दफ़ा हमने उड़ाया जिंदा कर दिया, अब स्क्रैप में जाएगा। सही। अच्छा, ड्यूरेशन कितनी है इस डॉक्यूमेंट्री की? 40 मिनट्स
समथिंग इस तरह। अच्छा, वो जो किरदार हैं वो तो अभी मौजूद हैं, तो क्या उनको भी उनके इंटरव्यूज शामिल हैं? उनके इंटरव्यू शामिल हैं, जी जी। पूरा वाक़या फिर वो खुद सुना रहे हैं? जी, पूरा वाक़या सुना रहे हैं। उस्मान डॉक्टर साहब वो सुना रहे हैं, और गुरजानी साहब सुना रहे हैं, और सुहेल अकबर शाह साहब सुना रहे हैं जो डीसी थे हैदराबाद के, फिर उज़ैर साहब में पायलट थे, वो सुना रहे हैं। तो उनकी जो सुना रहे हैं, जब वो सुना रहे होंगे तो हमारा पीछे विजुअल चल रहे होगा सही कि ये किया, ये से हुआ, क्या हुआ, सब एक डिटेल के साथ। पैसेंजर्स भी कोई मिले हैं उस वक्त जो? नहीं, वो नहीं मिल सके ये हमें। सवाल मैंने भी इनसे किया। हमें एयर होस्टेस नहीं मिली हमें, उतना ढूंढा हमने कि कोई मिल जाए ताकि उनका भी नैरेटिव ले लें। अच्छा, वैसे कितना मुश्किल काम होता है कॉन्टैक्ट स्पेशली तलाश करना? जी, ये हैट्स ऑफ टू हर कि इन्होंने बड़ा काम किया इस मामले में। ये है मेरी टीम में, दूसरे एक हैं बिलाल हुसैन हैं, बिलाल सियाल हैं, और हमजा है, ये सारे बच्चे जो हैं, बाकी एडिटर जो बड़े कमाल के हैं हमारे पास, दोनों जो हैं, जलील हैं और एक साद भाई हैं। और जो आप किसी एनिमेशन देखेंगे ना, जो जहाँ आपको नज़र आएगा कि ओरिजिनल के लाइट एड सब लगी हुई हैं, सही, वो सारा काम जो है वो अना से हमारे एनिमेटर वो कर रहा है। अच्छा, यानी वो उसको ऐसा लगेगा कि लाइव हो गया। जितना आतिफ साहब आप काम मुश्किल बता रहे हैं ना, जो ये सोच भी रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की तरफ आना, वो कहें यार इतना मुश्किल काम है, वही ना मैं भी ये सोच रही हूं, तो आगे जो है वो और मुश्किल ना हो जाए। नहीं, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ हमारे इसमें कि डायरेक्टर हो, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हो, राइटर हो, आप लोग हो, ये ब्लैक एंड वाइट है ये एरिया। या तो आप हैं या आप नहीं हैं, ग्रे एरिया नहीं है। हमें कोई बना नहीं सकता कि इसको सिंगर बना दूंगा, पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए। तो जो इस फील्ड में आएंगे ना, जो पैशन है, अब हम 18 घंटे काम करते हैं, मज़ा आ रहा होता है हमें, सही, वरना तो 9 to 5 वाले, ये वो 9 to 5 है ही नहीं। बिल्कुल, ये नहीं। पैशन हो तो फिर ज़्यादा टाइम हो तो फिर अगर आपका शौक आपका काम बन जाए तो फिर काम नहीं रहता। फाइनली मुझे ये बताएगा ये डॉक्यूमेंट्री कब पाकिस्तानी देख सकेंगे, कैसे देख सकेंगे पूरी? देखिए, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, सही, हम अभी वहाँ इसको अपलोड करेंगे, और इंशाल्लाह फैब में हमारा इरादा है। बल्कि हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कर रहे हैं कि इसकी स्क्रीनिंग जो है इसका प्रीमियर करें सिनेमा पे। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो उसमें मैं ज़रूर आपको मदू करूँगा। तो हम चाह रहे हैं कि लोग एक्सपीरियंस करें, सिनेमा का एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रैंड एक वाक़या है। तो इसको तो वहाँ तो हम करेंगे अपलोड, लेकिन प्रीमियर में दिखाएंगे कि देखो सिनेमा में कितना उसमें देखने में मज़ा आएगा पूरे। तो ये भी हमारा प्लान है। 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेज़ हैं जनाब। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत मेहमान साथ हों। कीप वॉचिंग अस। कंट्रोल है दुनिया, बोल है दुनिया, बोल है। ब्रेक के बाद खुशामदीद दुनिया बोल है, और कुछ देर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। सीरीज़ का चौथा T20, 3 हम हार चुके हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में आज एक मेहमान मौजूद हैं जो जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए रेसलिंग के ग्रीन चीता समीर अली। इस वक्त वो देखें ग्रीन चीता किस शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और उनके पास जो बेल्ट है उस पर आज़रबाईजान लिखा हुआ। हम ये जानेंगे कि ये क्या है, किस तरह वो जीत कर आए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्रिकेट की बात हो जाए। ये जो चौथा T20 मैच है, मैं तो डर रही हूँ कि भाई ये सीरीज तो हाथ से निकल गई है, वाइट वॉश ना हो जाए, बड़ी बेइज्जती होने वाली है इस वक्त। वाइट और वॉश, हाँ। इस वक्त सैयद अवैस हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त के लिए। अवैस, क्या मसला है? मैं और मुदस्सिर पहले बात कर रहे थे कि जब एक मैच में पता लग गया कि पहले फील्डिंग करना नहीं कुछ सूदमंद साबित हो रहा, दूसरे में चेंज कर लेते, तीसरे में कर लेते, क्या वजह, ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। देखें, जो आपने स्टार्ट में बात की ना कि मुझे भी डर है कि खुदा न खास्ता कहीं वाइट वॉश आपका ना हो जाए। अगर हम 10 कैप्टन्स की बात करें जो प्रीवियसली पाकिस्तान को कैप्टन कर चुके हैं, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 2 कैप्टन थे जिन्होंने 200 प्लस स्कोर खाया है। अगर शहीनशाह अफरीदी की बात करूं तो शहीनशाह अफरीदी वाहिद कैप्टन है कि 2 मैचेस के अंदर 200 प्लस स्कोर खा चुके हैं। तो आपके बॉलिंग के अंदर आपको डेफिनेटली नजर आता है कि वीक लिंक मौजूद है। आपके पास अटैक फास्ट बॉलर दूसरे एंड पे मौजूद नहीं है, तो कि नसीम शाह एक रोल प्ले करते थे, आपके पास बॉलर है कोई नहीं। हारिस रऊफ को आपको समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए, क्योंकि हारिस रऊफ जब बॉल थोड़ा सा है, बॉल थोड़ा भारी हो जाता है, तब हारिस रऊफ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन और उनको समझ में नहीं आ रही कि उनको यूज़ कहाँ पर किया जाए। सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए आज चैलेंजिंग पोजीशन वो है कि पाकिस्तान टीम टॉस जीत के क्या पहले बैटिंग करती है, क्योंकि जितने अभी तक आपने टॉस जीते हैं आपने बाद में बैटिंग की और वो आपको बिल्कुल ही बैकफायर किया गया बॉलिंग यूनिट को देख के। तो बड़ी बात होगी कि आज पाकिस्तान अल्लाह करे टॉस जीते। मेरी ख्वाहिश है कि आज आप टॉस जीत के पहले अवैस, एक मिनट मुझे एक बात बताइएगा, ये होल सोल सिर्फ शाहीन शाह का फैसला होगा टॉस जीत के बाद करना क्या है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी
लोग हैं जिनकी राय इसमें मैटर करती है? देखिए, खाली कप्तान नहीं होता, पूरी टीम मैनेजमेंट होती है, पूरा टीम जो उनसा है वो आपके डायरेक्टर्स बैठे हैं वहाँ पर, हेड कोचेस हैं, वो सारा एक मिलजुल के अपना फैसला करते हैं। तो मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली उनको बेहतर पता होता है, जहाँ पर उस वक्त वहाँ मौजूद हैं कि विकेट जो सी क्राइस्ट चर्च की वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तो उनको बेहतर पता है, तो वो फैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान T20 की वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है पूरी दुनिया के अंदर, उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन जब आप चेजिंग की बात करें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा चेजर नहीं रहा। आपको चेजिंग के अंदर आपको पार्टनरशिप्स बड़ी चाहिए होती हैं। जो 5वें 6ठे नंबर की बैटिंग का जो मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, खास करके आजम खान को आज ड्रॉप किया गया, साहिबजादा फरहान को आप लेके आए, तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा हैरान था कि बार बार एक बात हो रही थी, मैं खुद भी चाहता था कि आजम खान को आप एक लंबा रन दे दें, ताकि एटलीस्ट आपके पास पूरी की पूरी केस स्टडी मौजूद होगी कि यार हमने इतने मैचेस उनको खिलाए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए हमने उनको ड्रॉप किया। अगली सीरीज जो पाकिस्तान ने वापस न्यूजीलैंड के साथ ही पाकिस्तान में खेली, तो हमने उनको ड्रॉप किया। यहाँ पर आप उस बैट्समैन को लेके आप आ रहे हो साहिबजादा फरहान का, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता नहीं, तो आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनिंग बैट्समैन को इंक्लूड किया, तो ये बड़ा एक मेरे लिए कंफ्यूजिंग साइन था। दैट मीन्स कि आपके पास इस वक्त अगर मैं बेंच स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप उस माइंडसेट से नहीं गए थे कि अगर आजम खान फ्लॉप होते हैं तो उस प्लेयर को कौन सा प्लेयर जो हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन है। यहाँ पर फ़खर जमान की बात करें, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम लोन वॉरियर हैं, वही बात है कि दूसरे एंड पे उनके पास एज सच कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि विनिंग इनिंग्स साथ उनकी खेल सके। इफ्तिखार कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रगल करें, लेकिन इफ्तिखार फिर बात है डोमेस्टिक के अंदर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं आपके, उन्होंने हर मैच के अंदर आपको परफॉर्म करके दिया, अनफॉर्चुनेटली वो उसको क्लिक नहीं कर पा रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो उनसे आज भी पाकिस्तान के लिए आपकी बॉलिंग का, बॉलिंग ऑप्शन के अंदर, अटैक के अंदर आज क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, शाहीन के साथ कौन अपना दूसरे एंड पे अटैक करवाएगा, क्योंकि हारिस को भी आपने ट्राई करके देख लिया, वो उनको भी मार पड़ी है। जमान खान बहुत टाइम के बाद वापस आ रहे हैं, उन्होंने बॉलिंग उस दिन अच्छी कराई थी। वसीम जूनियर आपके पास मौजूद हैं, लेकिन मैं खुद एक पर्सनल चाहता था, बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि अगर हम हारिस रऊफ को आज बिठाते, थोड़ा रेस्ट करवाते और हम आमिर जमाल को यहाँ पर लेके आते, ताकि आपका एक वो जो हिटिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता था, बैटिंग के अंदर भी आपके पास एक बॉलिंग यूनिट भी आपके पास अच्छा मौजूद होता। अच्छा, लेकिन वैसे अगर हम बात करें ओपनिंग हमको इतना लंबा चीज़ नहीं दे पाए रिजवान और साइम अयूब ज़ाहिर तो अभी 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन 3 मैचेस में वो कोई एक बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना कि ओपनर्स की जानिब से, जैसे हम न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, कभी कोई वो चल रहा है, तो वहाँ वो मैक्सिमम मेरे ख्याल में शायद 28 रन उनके अभी तक हैं 3 मैचेस में, तो यहाँ भी बड़ा एक प्रेशर उन पर भी होगा साइम अयूब को अपना परफॉर्म करके अपना आप जितनी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ पाकिस्तानियों ने लगाई हैं उसको भी प्रूव कर पाएँ। देखिए, राइटली सेड है आपकी तरफ से। मैंने कहा ना कि एक हमारा एक इशू यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, चाहे वो आजम खान की बात करें, चाहे साइम अयूब की बात करें, कि हम लड़के को लंबा चांस नहीं देते। मैंने कहा ना आजम खान को भी आपको लंबा चांस देना चाहिए था, ताकि आपके पास पूरा एक पलंदा पड़ा होता है कि यार इतने मैचेस में हमने चांस दिए, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। साइम अयूब की मैं बात करूं तो साइम अयूब ने एक मैच के अंदर अपना वो दिखाया कि वो क्या पाकिस्तान टीम के लिए कर सकते हैं। जो पहला मैच था उनका अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो चुके थे, लेकिन दूसरे 2 मैचेस की बात करूं तो बड़ा प्री प्लानिंग की तरह उनको आउट किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है, यहाँ पर डिफरेंस कुछ और होगा, विकेट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। साइम अयूब, आजम खान, ये ज्यादातर लड़के जो उनसे हैं, साइम अयूब पे क्रिटिसाइज नहीं करना, आजम खान पे लड़के वो हैं जो कि परफॉर्म करते हुए हैं, CPL में भी उन्होंने किया, उन्होंने फिर जाके पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, लेकिन ये विकेट्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट है वो विकेट्स। अच्छा, इसमें पता है आपको अवैस, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि जैसे अभी हमने फैसला किया है कि आजम की जगह पर वो साहबजादा जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है, फिर उसके बाद हसीबुल्लाह भी हैं। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता। ये खेलेंगे तो इस सूरत में खेलेंगे जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो हमने तो बैकअप खुद ही नहीं बनाया हुआ। देखिए, पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान वाहिद टीम है, अगर T20s में बात करूं तो पाकिस्तान ने ये जो अभी जो सीरीज हुई है इसको मिला के 17 T20 मैचेस खेलने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जाने से पहले। इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा T20 मैचेस हैं, जो बार बार शाहीन भी बात करें कि हम अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको ट्राई करें, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा हम वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। हसीबुल्लाह की बात करूँ, मैं खुद भी इस चीज़ पे था कि हसीबुल्लाह को यहाँ पर चांस देना चाहिए, क्योंकि वो लड़का जो अपराइज खेलता, अच्छा खेलता है और उसको शायद चांस मिलना चाहिए था। मसला आपको वाली बात बिल्कुल ठीक है, हमारा इशू ये होता है कि जहाँ पर लड़के को हमें इंक्लूड करना चाहिए हम करते नहीं है। जहाँ मुश्किल सिचुएशन आती है, जहाँ पर आप सीरीज ऑलमोस्ट हार चुके हुए हो तो आप अपनी डिग्निटी के लिए खेलते हो, वहाँ पर डू एंड डाई सिचुएशन होती है। प्लेयर के भी दिमाग में जो नया जाता है उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होती हैं कि यार उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैंने परफॉर्म करना है और मैं पाकिस्तान टीम में रहूँगा। अगर खुदा न खास्ता इस प्रेशर को मैं इनहेल ना कर सकूँ और मैं आउट जल्दी हो जाऊँ, दैट मीन्स कि मेरा एक स्टेक लग जाएगा पाकिस्तान टीम पे। इसलिए बार बार जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सब यही बात करते हैं, जितना आप लॉन्ग रन एक प्लेयर को देंगे वो आपको उतना बेनिफिट करेगा। अगर आप लॉन्ग रन नहीं प्लेयर को देंगे तो आपको हर्ट करेगा, वो प्लेयर की आप कॉन्फिडेंस को डेंट करते हो।
साइम अयूब की बात करें तो मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि वो अटैकिंग मोड क्रिकेट खेलता है। उसको अगर आप उस चीज़ पे लेके जाओगे कि यार आपने अंदर जाके विकेट रोकनी है, आपने एग्रेसिव नहीं रहना, आपने थोड़ा सा अपना जो चेंज ऑफ मोड ऑफ क्रिकेट खेलो, तो वो आप उसको हर्ट करोगे, आप पाकिस्तान टीम को हर्ट करोगे, क्योंकि वो अपनी मोड को चेंज करेगा तो सारा का सारा पट्टा बिठा देगा पाकिस्तान टीम का। 2 मैचेस में जिस तरीके से उसको आउट किया गया, पूरा एक स्ट्रैटेजी के साथ न्यूजीलैंड ने उसको आउट किया। उनको पता है कि वो नो लॉक शॉट की बात करें, चाहे वो डीप अपना स्क्वायर की बात कर लो, चाहे मिड विकेट डीप की बात करूं, तो वहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग एरिया, तो हमने इनको स्लो रन के साथ अपना आउट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाना पड़ेगा। बाबर आजम आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का, फिर मैं कह रहा हूँ, बैटिंग का मसला नहीं है। जब 225 स्कोर होगा तो बैटिंग में प्रेशर आएगा ही आएगा, ये तो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा हैरानकुन तौर पर यह था कि मोहम्मद वसीम जूनियर को जब खिलाया जा रहा था, मैंने कहा हारिस को मार पड़ रही शाहीन को, तो ये क्या पाकिस्तान ने कर लिया। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, जमान बहुत अच्छी बॉल करे, डेप्थ ओवर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की है, लेकिन हारिस रऊफ़ कर क्यों नहीं पा रहे, क्या वजह है। वो बॉल जहाँ भी दे रहे हैं शॉट वहाँ लग रही है, वजह क्या हारिस रऊफ़ क्या आपको लग रही है। देखिए हारिस रऊफ़ की अगर बात करूँ कि गलती कुछ नहीं है। हारिस रऊफ़ का मसला ये है कि मैंने बताया ना, आपका बॉल कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। जो दूसरा एंड है, अटैक फास्ट बॉलिंग की बात करो, नए बॉल की बात करो कि वो हम किसको दें। आप हारिस रऊफ़ को उसके अंदर भी लेके आते हो। पिछले मैच में आप देखो, हारिस रऊफ़ ने आई गेस पहले ओवर में 2 रन दिए थे, एक खिलाड़ी आउट किया, दूसरे अगर ओवर की बात करूँ 26-28 रन वो दे गए थे। हारिस रऊफ़ इफेक्टिव होते हैं 17 से लेके 20वें ओवर के अंदर, जहाँ डेप्थ बॉल पुराना होता है, बॉल थोड़ा भारी होता है, वहाँ रिवर्स स्विंग भी आपको नजर आता है। अगर आप शॉर्ट पिच करवाएंगे, वो भी न्यूजीलैंड कंडीशंस में, उन बैट्समैन को जो कि फिन एलन जैसा खड़ा हो, लिटरली जिस वक्त फिन एलन खेल रहा था तो उस वक्त आपको पता है कि स्कोर कार्ड चल रहा था 250 के करीब, और 250 बड़ा स्कोर होता है T20 के अंदर। आपने फिन एलन को जो बॉल्स करवाई हैं, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपने शॉर्ट पे शॉट करवाई हैं, तो वो तो पसंद करते हैं उन विकेट्स के ऊपर जहाँ पर शॉर्ट पिच ज्यादा है, वेस्ट हाइट से ऊपर है, ताकि वो आपको डीप मिड विकेट के ऊपर ज्यादा टारगेट करे। उन्होंने डीप मिड विकेट पे ज्यादा टारगेट किया आपके बॉलर्स को। अगर तो शाहीन जीत जाते टॉस तो शायद वो फिर से फील्डिंग का फैसला ही करते, लेकिन अब चूंकि मैथ्यू ने जीत लिया तो उन्होंने कहा जी हम पहले बॉलिंग करेंगे, तब करनी बैटिंग ही पड़ेगी। नहीं, आपको देखा शाहीन भी कह रहे थे कि अगर टॉस में जीता तो बैटिंग पे जाता, क्योंकि शायद उनको भी समझ में आई है कि हमने 3 जोन से हैं वो चेस करके हमें नजर आ गया कि हमारी टेंडेंसी जोन सी है वो इतनी नहीं थी, तो शायद हम पहले बैटिंग करते। लेकिन अब देखें, टॉस तो बड़ा मैटर करता है हमेशा मैच पे। जो भी है, आप प्रोफेशनल्स हैं, अब आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट माइंडसेट से जाना पड़ेगा, लेकिन आपका इस वक्त ज्यादा जो फोकस होगा ऑब्वियसली फिन एलन पे होगा, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए। अगर क्योंकि न्यूजीलैंड टीम की अगर मैं बात भी करूँ तो न्यूजीलैंड में आपने मिचेल को देखा, उन्होंने मारा था पहले मैच के अंदर, फिन एलन जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए। बाकी पाकिस्तान टीम ने बड़ा काउंटर अटैक उनको अच्छा किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, लेकिन जो आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट है, फिन एलन को जिस स्ट्रैटेजी से अगर आज पाकिस्तान टीम आउट करती है, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। और पाकिस्तान को एक चीज़ ज़हन में रखनी है, अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए कि पाकिस्तान टीम जानी जाती है 150 से नीचे अगर आउट करने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, और आज का मैच जीतना चाहिए। देखें, आप सीरीज हार चुके हैं, 2 मैचेस हैं, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है T20 की, कोई भी आपको आज तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान भी इतना बड़ा स्कोर बना दे जितना न्यूजीलैंड बना रहा है, तो उसके बाद फिर बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, आज ये देखते हैं, क्योंकि स्विच हो गया। बहुत शुक्रिया अवैस मौजूद थे, और आज का मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन जो मैच पाकिस्तान में जो मैच जीता है उसकी अब बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, हीरो पाकिस्तानी में वापसी की मुलाकात हमने करवानी है मशहूर पाकिस्तानी मास्क रेसलर समीर अली उर्फ ग्रीन चीता से। इन्होंने एक बार फिर से मुखालिफ पर झपट कर एक एजाज़ अपने नाम कर लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज़रबाईजान रेसलिंग चैम्पियनशिप में समीर अली ने आज़री रेसलर को शिकस्त देकर टाइटल बेल्ट कामयाबी से इसका दिफा किया है। कराची से इनका ताल्लुक है। तो ग्रीन चीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर, कैसे हैं आप? आपने जिस तरह से रिंग में मास्क उतारा है, तो मैं चाहूँगा यहाँ भी उतारें ताकि लोग देखें ना, पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं। तो जनाब समीर अली जिस तरह से वहाँ रिंग में छाए हुए थे, यहाँ भी कैसे समीर? अब ये देख रहे हैं, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा है नीचे से। चले जी, अपनी रेसलिंग के बारे में सबसे पहले बताइए, क्या रेसलिंग थी, कैसा था, ये क्या था, इसकी तफसील बताएं। प्रोफेशनल रेसलिंग है हमारी, जो वहाँ अज़रबैजान में हुई थी। मेरा अपोनेंट था, चैंपियन था, अज़रबैजान चैंपियन। वो काफ़ी हेवी वेट था, वो हराना मुश्किल था, पता पाकिस्तान के तो करना था मैं। नहीं, लेकिन ये वेट बराबर में नहीं होते? नहीं, वो अच्छा 20 kg अप चल जाता है उसमें। ओके, सही। तो आपने अपने टाइटल का दिफा किया है, तो मुझे बताइए ना कि जो आज़री रेसलर था, इसने किसी मौके पे आपको ये अपना दिखाया कि मैं टफ हूँ, मुझे आसान हरीफ नहीं समझता? टफ तो था,
तो पाकिस्तान के लिए तो करना था ना फिर मैं। अच्छा, तो इसके पीछे अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, अपनी डाइट, अपनी रूटीन सब बताइए हमें। प्रैक्टिस तो मैं 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, काफ़ी बड़े होते ब्लैक बेल्ट लिया। अच्छा, आपकी अच्छा बेल्ट में चाहेंगे ये हमें दें आप, ये बेल्ट हम देखें। ये इस तरह से, ये यार ये इस तरह से ऐसे ऐसे रखा होता है, सीधा लगा लीजिए, सीधा है ये जनाब, ये होता है ये रेसलर्स यूं जीत के आते हैं। और ये आप नहीं कभी जीत सकते क्योंकि आपको नहीं ना तो प्रैक्टिस है। नहीं मैं समीर से सीखूंगा, ये देखिए। अगर आपने करना है, कुछ सीखना है तो बताएं, उनसे बात कर लेते हैं अभी। आज यही बात करते हैं और ये सीखेंगे क्योंकि आपका मुकाबला करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो रेसलिंग के साथ ही हो सकता है। मैं ओह माय गॉड, यहाँ रखता हूं। अच्छा जी, चले समीर हमें बताएंगे कि उनकी कैसी प्रैक्टिस होती है और कितनी देर करते हैं, क्या खाते हैं, इतनी ताकत कहाँ से आती है? हम लोग की प्रैक्टिस होती है 3-4 घंटे की प्रैक्टिस होती है उसमें। अच्छा, और बाकी जो डाइट होती है हमारी, तो आप जो लेते हुए डाइट होती है वो एग्स वगैरह जो इसमें ऐड करते हैं बस। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप यहाँ पर बताएं समीर के, ये जो आपकी प्रोफेशनल फ़ाइट है, ये इस जानिब क्यों रुझान हुआ कि इधर ये गेम करनी है? पाकिस्तान में तो रेसलिंग और इन चीज़ों पर उस तरह से नहीं है, तो आप क्यों इधर आए? शुरू से मार्शल आर्ट का शौक है हमको, शुरू से फाइटिंग का। नाना बॉक्सर थे हमारे, उनको देख के शौक चढ़ा था मैं। अच्छा, तो ये ख़ानदानी लड़ाई झगड़े की आपका मामला है। तो वैसे लड़ाई भी करते, कभी लड़ाई हो? मिक्स मार्शल आर्ट तो 5 साल से थे वहाँ, तो आप तो क्लास के बच्चों को इधर उधर सबको बाहर ऐसे लड़ाई नहीं की। तो अभी जो आप आज़रबाईजान गए हैं, किसने स्पॉन्सर किया या अपना खुद सेल्फ फाइनेंसिंग की? अपना फाइनेंसिंग थी सब, तो मेरे अंकल थे, उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। तो गवर्नमेंट की तरफ कोई सपोर्ट नहीं था। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं आया, कोई छोड़ने नहीं गया? तो किसी ने राब्ता नहीं किया? रेसलिंग फेडरेशन के साथ भी आपका कोई एफिलिएशन नहीं? किसी फेडरेशन थे वो तो सपोर्ट नहीं होता ना, वो तो बेचते हैं आपको। वो तो अच्छा, सपोर्ट तो मैं एक्सपीरियंस तो हमको खुद करना अरेंज करना पड़ता है ना। सही। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का, स्पॉन्सरशिप नहीं होती है और हमारे फाइटर्स बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर किसी चीज़ के जीत कर वापस आ जाते हैं। और ये मुल्क ऐसा मुल्क है, अब अंदाजा कीजिए। होता है इस बात पे, बिल्कुल सारा फोकस है खेल की तरफ। पूरी दुनिया में लाखों डॉलर लगाए जा रहे होते हैं जिन लोगों पर, और वो नहीं जीत रहे होते, और हम यहाँ पर खाली पीली इसी तरह से जीत के आ जाते हैं। ये गिला तो आपको होगा, कुछ इजहार तो करें, क्या सोचते हैं आप? यहाँ पर सारा फोकस क्रिकेट की तरफ है ज़्यादातर फोकस जो होता है। जो स्पोर्ट में कोई सपोर्ट नहीं आता, क्या नाम है, किक बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसमें सपोर्ट में कोई इशू नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है इसमें कोई। अच्छा, वैसे आप ये रेसलिंग जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट मिक्स मार्शल आर्ट। अच्छा, इसमें किस फील्ड में आप खेलते हैं? बस सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट आप करते? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। वो बचपन में वो क्या था, कराटे खेलते? बचपन में कराटे खेलते थे। अच्छा, क्योंकि बचपन के दौर में कराटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ बताएं अपने कि कहाँ से फिर शुरू किया, नेशनल लेवल पे गए, कितना खेला? मैंने 5 साल की उम्र स्टार्ट किया था, 2012 में ब्लैक बेल्ट लिया मैंने। अच्छा, ब्लैक बेल्ट लेने के बाद तो फिर के बाद तो स्टडी वगैरह की मैंने। फिर स्टडी की फर्स्ट टाइम में भी हूँ, फर्स्ट टाइम में हूँ अभी। इसके बाद फिर रेसलिंग का कंपनी है यहाँ पे, रेसलिंग कंपनी में ज्वाइन किया मैंने। 2016 एज थी मेरी रेसलिंग जब ज्वाइन की मैंने, अभी 20 ने। सही। तो कोई हड्डी वड्डी सलामत है ना सारी को? नहीं लगा तो है इसका ना, मुझे तो लगता है तो स्पोर्ट का। सही। तो घर वालों ने कितना सपोर्ट? जिस्म से नहीं लग रहा है कि आप वाकई जीते हैं या तस्वीरें बनाई? जी जीते। आपकी बॉडी ऐसी नहीं लग रही कि रेसलर वो हमने देखते हैं इतने बड़े बड़े, ये वो बिल्ड से रेसलर नहीं बनता ना। अच्छा, हाई फ्लायर रेसलर भी होते हैं काफ़ी, वो तो हेवी वेट नहीं हो सकते ना। हाँ, हम हाई फ्लायर रेसलर है। सही। तो अगर कोई ऐसा रेसलर आ गया सामने, जिस तरह वो खाली नाम है जो एक है रेसलर, खाली वो लंबे से और चौड़े से, तो फिर क्या होगा? अंडरटेकर टाइप। वो तो WWE का ना, वो तो फिर वो तक पहुंचा था। इस किस्म का कोई रेसलर अगर इस फील्ड में भी आ गया तो क्या करेंगे? आते काफ़ी आए भी है, आ रहे भी है मैच मैंने काफ़ी। फिर टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं आप? हाई फ्लायर जो होता है, हाई फ्लायर टेक्निक्स। अच्छा, टेक्निकल गेम। स्ट्रॉन्ग एक इंसान के पास अपनी कोई चीज़ होती, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या पॉइंट है जिस पे आप समझते हैं कि ये लग गया ना तो मैं नॉकआउट भी कर सकता हूं? मेरा सबमिशन है, सबमिशन होल्ड है। अच्छा, उसमें फाइनल होता है। सबमिशन क्या, किस तरह से वो होता है, क्या करते हैं? क्या कहते हैं, राउंड लेके बंदे को पूरा हाथ पकड़ के पकड़ लेता हूँ मैं। अच्छा, वैसे मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इनसे कहूँ मुझे करके दिखाएं, लेकिन आपके साथ थी ना? नहीं, मेरे साथ क्यों, मेरे भाई। अच्छा समीर, मुझे ये बताइएगा घर वालों ने क्या कहा आपको? ये तो नहीं बोला कि पढ़ाई करो, तुम किस तरफ चले गए?
नहीं, घर वालों को फुल सपोर्ट है, जब भी जाते हैं दुआ दे के भेजती है हमें, अम्मी अब्बू सबका सपोर्ट है। तो इतनी महंगाई है तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? तो चिकन इतना महंगा हो गया, प्रोटीन खाना इतना मुश्किल है। जॉब करते उससे करते क्या करें, करनी तो पड़ती है ना अभी। तो स्टडीज़ भी आप कर रहे हैं? स्टडी फर्स्ट ईयर में। तो स्टडीज़ और इसमें मैनेज कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं जी। अच्छा। और ये ग्रीन चीता कैसे रखा था? ग्रीन चीता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के रखा था मैंने, पाकिस्तान कलर ग्रीन है इसलिए ग्रीन। किसको देख के शौक हुआ था कि मुझे मास्क पहन के रेसलिंग करनी? सिनकारा। अच्छा, तो वो मास्क के साथ वो आ रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी आपका नेक्स्ट का प्लान क्या है, क्या सोच रहे हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट में अगली फाइट का क्या प्लान है? अगली फाइट इंशाल्लाह अगली फाइट भी होगी मेरी, टाइटल डिफेंड करने जाना पड़ेगा मुझे, देखेगा क्या बुलाते हैं। अच्छा, तो ये जो टाइटल आपने ये जीता, कितने कंट्रीज़ के लोग थे, कितने मैचेस आपके हुए? मेरा तो एक ही टाइटल मैच था मेरा तो खाली। अच्छा, टाइटल आपका खाली टाइटल मैच था। कंट्री काफ़ी थे, अजरबैजान, पाकिस्तान के थे, हम पाकिस्तान तमी थे, और तुर्की से आए थे, काफ़ी कंट्रीज थे। सही। अच्छा, वैसे क्या रुझान है लड़कों का? मैं तो बहुत देख रही हूँ लड़के रेसलिंग की तरफ काफ़ी आ रहे हैं। आप जहाँ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं या फिर आप किसी को कोचिंग देते हैं, यहाँ पे बस अपना ही कर रहे हैं? हम कोचिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग अभी भी होती है हमारी, जाहिर सी बात आगे और सीखने को मिलता है ना, हमें भी होती है। अच्छा, हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से आ रहे होते हैं ना, तो शर्ट्स पर भी स्पॉन्सर वगैरह ये वो, तो क्या आप बातचीत तो होती है फिर, क्योंकि आप फाइटर हैं आपस में, तो दोस्ती तो होती है? हमको स्पॉन्सर का सपोर्ट तो कोई नहीं उधर दूसरे ममालिक में उनको तो है ना सपोर्ट का। अच्छा, नज़र आता है स्पॉन्सरशिप उनकी? अच्छा, मतलब बातचीत अक्सर होती है ना साथ के खिलाड़ियों से, तो पता चलता है कि वो तो स्पॉन्सरशिप लेके आए हुए हैं, और वो स्पॉन्सरशिप होती है, हमारा स्पॉन्सरशिप नहीं होती, हमको अपने खुद अरेंज करके जाना पड़ता है। तो समीर, अभी अपने बारे में क्या सोचते हैं आप? कहाँ तक जाना है अपने करियर में, इस प्रोफेशन में? क्या आपके जहन में है कि बस यहाँ तक मैंने करना है? सबका यही होता है WWE जाना, WWE के। अच्छा, वहाँ तक जाएंगे? वहाँ तक इंशाल्लाह। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अभी से तैयारी कुछ शुरू की है? तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे, वो यहाँ पे सामने। हाँ, ये मेहनत तो बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन स्पॉन्सरशिप उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बगैर रेसलर हों, बॉक्सर हों, कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से खेली जाए नाज़रीन, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि आप बगैर स्पॉन्सरशिप के जो है वो ना खेल सकें। अच्छा, तो यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ नेशनल लेवल पर भी आपकी होती हैं चैम्पियनशिप्स? यहाँ पर भी मुकाबले होते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सब जगह पर? यहाँ पर चैम्पियनशिप आज तक नहीं हुई मेरी। अच्छा, सिंगल फाइट जीती है मैंने, टाइटल बगैर टाइटल वाली, और काफ़ी जीती है मैंने वहाँ पे भी। सही। तो कराची में भी क्लब्स हैं कि अगर कोई सीखना चाहता है तो वो क्या करें? जी, कराची में बहुत क्लब्स है, वहाँ पे सीख सकते हैं आगे। तो आपने सोचा कि आपने कोई अपना वैसी एकेडमी अपना बनाना है, कोई जिम जहाँ पर आप इस तरह की कोचिंग दें, बच्चे आपके पास आके सीखें? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, आगे प्लान होगा? प्लान इंशाल्लाह देखें फिर। तो अभी कभी इतना बड़ा टाइटल है और आप अभी सोच रहे हैं आप शुरू कर दें बस एकेडमी बनाना, के जो बच्चे आएंगे और आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच समीर आपके वक्त के लिए, और ऐसे ही आप खेलते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। अल्लाह करे कि जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार उनको भी ख्याल आए कि वो हर खेल को उसी तरह तवज्जो दें जैसे क्रिकेट को दी जाती है। तो और क्रिकेट वाले हमें तवज्जो नहीं दे रहे, हार के तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहे हैं। समीर के शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल और सहरिश को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।